Now starting Chapter 1 The Looting of India भारत की लूट। नमस्ते। कभी सोचा है कैसे एक देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो देखते ही देखते कंगाल सा हो गया? हाँ। आज हम उसी कहानी की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे इंग्लैंड की एक आम सी व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जी। उसने व्यापार के बहाने आकर धीरे धीरे पूरे भारत की किस्मत ही पलट दी। चलिए इसे थोड़ा परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि 18वीं सदी की शुरुआत की बात है ये। हाँ, तब भारत कोई पिछड़ा देश नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। अच्छा, कितना बड़ा मतलब? आप अंदाजा लगाइए, विश्व अर्थव्यवस्था में हाँ। लगभग 23% हिस्सा भारत का था। 23%? जी हाँ, पूरे यूरोप के बराबर समझिए आप। बाप रे। यहाँ के कारीगर वो दुनिया के बेहतरीन कपड़े बनाते थे, मसाले, हीरे जवाहरात और तो और जहाज बनाने की जो तकनीक थी वो भी बहुत एडवांस थी। भारत एक तरह से कह सकते हैं एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। लेकिन फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। शुरू में तो ये व्यापारी बनकर ही आए हैं ना? बिल्कुल। लेकिन शायद उनकी नजरें कहीं और थीं। बिल्कुल। धीरे धीरे उन्होंने चालाकी दिखाई, फौजी ताकत का इस्तेमाल किया और फिर आई 1757 की वो प्लासी की लड़ाई। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी, प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का एक अफसर था। उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उनको हरा दिया। और इसमें कहते हैं नवाब के ही एक सेनापति थे, मीर जाफर। हाँ, मीर जाफर का धोखा। उन्हीं का धोखा था। मतलब घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई। सही कहा। और कहते हैं कि क्लाइव ने बंगाल का पूरा खजाना लूट लिया। आज के हिसाब से देखें तो वो शायद खरबों रुपए होंगे। जहाजों में भर भर कर इंग्लैंड भेज दिया गया। वहीं से असल में भारत की गुलामी और लूट की जो कहानी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। अच्छा। 1765 में क्या हुआ, कंपनी ने जो उस वक्त के कमजोर पड़ चुके मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, हाँ। उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया। इसे दीवानी कहते थे। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट? हाँ, टैक्स कलेक्शन का पूरा राइट। ओके। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो शासक बन गए एक तरह से। ओके। और उनका मकसद सिर्फ एक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, चाहे उसके लिए भारत को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इसकी सबसे भयानक कीमत चुकाई भारत के मशहूर कपड़ा उद्योग ने, है ना? बिल्कुल, सबसे पहले और सबसे ज्यादा। मैंने पढ़ा है कि भारतीय कपड़े इंग्लैंड में इतने ज्यादा पसंद किए जाते थे कि वहाँ के जो लोकल उद्योगपति थे वो डर गए। हाँ, डर गए थे अपने बिजनेस को लेकर। तो कंपनी ने यहाँ क्या किया? बुनकरों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उनके करघे मतलब लूम्स वो तोड़ दिए। जी। और बेहतरीन कारीगर थे, उनके अंगूठे काट दिए गए ताकि वो दोबारा वैसा महीन काम कर ही न सके। हाँ, ये बातें दर्ज हैं। बहुत ही क्रूर था ये सब। सोचिए, जिस हुनर की पूरी दुनिया दीवानी थी, हाँ, उसे कैसे बेरहमी से कुचला गया। और इसके साथ ही कंपनी ने एक और चाल चली। क्या? उन्होंने भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स वो 70-80% तक लगा दिया। 70 से 80%? हाँ, ताकि वो वहाँ बिक ही ना सके, बहुत महंगे हो जाए। और दूसरी तरफ ब्रिटेन की मिलों में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा वो लाकर भारत के बाजारों में भर दिया। ओह, तो मतलब अपना माल महंगा कर दिया और उनका सस्ता माल यहाँ पाट दिया। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? भारत जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर था, वर्ल्ड ट्रेड में 25% हिस्सा था हमारा। 25%? हाँ जी, वो अब सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास उगाने वाला देश बनकर रह गया, बस रॉ मटेरियल सप्लायर। उस समय के एक गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही थी। ये बहुत मशहूर कोट है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं लगती मुझे, ये तो जैसे लाखों कारीगरों की भूख, उनकी गरीबी, उनकी लाचारी की चीख है। सही बात है। ढाका शहर का जिक्र आता है जो अपने मलमल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। कहते हैं कुछ ही सालों में बिल्कुल बर्बाद हो गया। जी, ढाका की आबादी जो कभी लाखों में थी वो घटकर सिर्फ 50,000 के आसपास रह गई थी। एक जीता जागता फलता फूलता शहर वीरान हो गया। सोचकर भी अजीब लगता है। और ये तबाही सिर्फ कपड़ा उद्योग तक ही नहीं रुकी। अच्छा, और भी? हाँ, धीरे धीरे भारत के जो दूसरे उद्योग थे जैसे लोहा बनाना, स्टील, जहाज बनाना, वो सब ठप कर दिए गए। इतिहासकार इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब
उद्योगों को जानबूझकर खत्म करना। हाँ, जानबूझकर खत्म करना। और साथ ही साथ किसानों पर लगान का बोझ, टैक्स का बोझ इतना बढ़ा दिया, कभी-कभी तो फसल का 50% से भी ज्यादा। 50%? आधी फसल? जी हाँ। नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर हो गए और भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भूमिहीन किसान पैदा हुए। वो लोग जो पहले अपनी जमीन के मालिक थे, खुशहाल थे, वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए या बेघर हो गए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कंपनी के अफसर, वो रातों रात अमीर बन रहे थे। हाँ, उन्हें इंग्लैंड में मजाक में नवाब्स कहते थे ना? जी, नेबॉब्स। ये लोग यहाँ से बेहिसाब दौलत लूट कर इंग्लैंड ले जाते थे। वो रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र किया था ना आपने? हाँ, प्लासी वाला। उसी ने बड़ी बेशर्मी से ब्रिटिश संसद में कहा था कि वो तो इस बात पर हैरान है कि उसने खुद इतना कम क्यों लूटा। मतलब वो अपनी मॉडरेशन पर हैरान था। क्या बेशर्मी है। और एक उदाहरण देखिए, थॉमस पिट मद्रास का गवर्नर था। वो भारत से एक बहुत बड़ा हीरा ले गया जिसे पिट डायमंड कहते हैं। अच्छा। उसे बेचकर वो इतना अमीर और इतना पावरफुल बन गया कि उसके परिवार से आगे चलकर ब्रिटेन के 2 प्रधानमंत्री बने। ओह, मतलब यहाँ की दौलत से वहां सत्ता तक पहुंच गए। जी। कंपनी के भ्रष्टाचार की तो कहानियां ही अनगिनत हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे बड़े गवर्नर जनरल पर तो इंग्लैंड में बाकायदा मुकदमा चला, इम्पीचमेंट। हाँ, सुना है। लेकिन वो भी अपनी ताकत और पहुंच के दम पर बच निकला। जैसा कि एक ब्रिटिश लेखक थे, विलियम हॉविट, उन्होंने कहा था, ये मानव इतिहास के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक था। ये असल में व्यापार और सत्ता का एक ऐसा खतरनाक गठजोड़ था जिसने भारत को पूरी तरह निचोड़ के रख दिया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? यही कि कैसे सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के लालच ने एक इतने अमीर, इतने फलते फूलते देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। जी। उसके उद्योगों को मिटा दिया और करोड़ों लोगों को पता नहीं कितनी पीढ़ियों के लिए गरीबी की खाई में धकेल दिया। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सबक है शायद। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक ताकत का, इकोनॉमिक पावर का गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। और ये सोचने पर भी कि क्या आज की दुनिया में भी जो बड़ी कंपनियां हैं या ताकतवर देश हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से काम नहीं करते? एक बड़ा सवाल है ये। और एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रह जाता है, भारत से जो वो बेहिसाब दौलत लूटी गई, उसने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को, वहां के डेवलपमेंट को कितना ईंधन दिया होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या उस ऐतिहासिक अन्याय का असर आज भी दुनिया में जो अमीर और गरीब देशों के बीच इतनी बड़ी खाई है, उसमें नजर आता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 2, ड्रेन थ्योरी, ब्रिटिश राज में भारत की आर्थिक लूट। सोचिए, एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, मतलब हर तरफ दौलत और खुशहाली। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते ये चमक जैसे फीकी पड़ने लगी। देश की दौलत कम होती गई। आज हम कुछ खास जानकारी, कुछ स्रोतों की मदद से इसी कहानी की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि अंग्रेजी राज के दौरान भारत का पैसा और संसाधन अब कैसे धीरे धीरे देश से बाहर चले गए। ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, ये उन तरीकों को समझने की कोशिश है जिनसे ये सब मुमकिन हुआ। बिल्कुल। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे मतलब जमीन से टैक्स वसूलने के तरीकों से लेकर व्यापार और उद्योगों को चलाने की उनकी नीतियों तक हर चीज का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हम ये भी जानेंगे कि ये बदलाव इतने सख्त क्यों थे और उस समय के लोगों ने इसे कैसे झेला होगा। सब कुछ हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजों की सबसे बड़ी जरूरत से, पैसा। कहते हैं लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में जब भारत पर बहस होती थी तो सबसे पहला सवाल यही होता था कि भाई इस साल भारत से कितना रेवेन्यू, मतलब कितना पैसा आया। यहाँ तक कि एक अंग्रेज अफसर थे, F.J. शोर, उन्होंने तो खुद लिखा है कि उनका एक ही मकसद था भारतीयों का हर तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। मतलब बस ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओ लोगों पर, चाहे जो भी बीते। हाँ, और ये सिर्फ टैक्स बढ़ाना नहीं था, वसूलने का तरीका भी बहुत बेरहम था। देखिए, पहले के जो भारतीय राजा या जमींदार थे वो भी लगान लेते थे बिल्कुल, लेकिन वो अक्सर किसानों की हालत देखकर, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया या घर में कोई शादी है या कोई दुख का मौका है, तो थोड़ी नरमी बरतते थे। शायद लगान कम कर दिया या माफ कर दिया। इंसानियत दिखाते थे। हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने एक बड़ा सख्त सिस्टम बनाया। जमीन की एक तय रकम होगी, वो भी नकद में देनी होगी और बिल्कुल ठीक समय पर देनी होगी।
चाहे फसल हुई हो या ना हुई हो, घर में चाहे कोई मुसीबत क्यों ना आई हो, कोई मतलब नहीं। अरे बाप रे। इसी को कभी जमींदारी कहा गया, मतलब जमींदार के जरिए वसूली, कभी रैयतवाड़ी यानी सीधे किसान से, या फिर महालवाड़ी पूरे गांव से इकट्ठा। नाम अलग अलग थे पर मतलब एक ही था, सख्ती से वसूली। और नतीजा किसानों की कमर टूट गई। एक बिशप थे हेबर, उन्होंने 1826 में लिखा था कि उन्होंने देखा कि कंपनी के राज में किसान पहले से कहीं ज्यादा गरीब और हताश थे। उफ, यानी पहले जहां थोड़ी गुंजाइश थी, अब सिर्फ नियम और डेडलाइन रह गई थी। और ये बोझ सिर्फ किसानों पर ही नहीं था, शायद राजा नवाबों पर भी था, है ना, वो सहायक संधि वाली बात, सब्सिडियरी अलायंसेस। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई मदद करने आ रहा है। हाँ, सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है ना, पर असल में ये एक तरह की, नहीं, इसे कहेंगे प्रोटेक्शन मनी। जैसे हफ्ता वसूली होती है ना। अच्छा। कैसे? अंग्रेज भारतीय राजाओं को कहते थे कि देखो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे तुम्हारे दुश्मनों से, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी सेना का पूरा खर्च उठाना होगा। और वो खर्च इतना ज्यादा होता था, बहुत भारी। ओहो। हैदराबाद के निजाम का किस्सा तो बहुत मशहूर है। उनसे सुरक्षा के नाम पर इतना पैसा लिया गया कि वो बेचारे कर्ज में डूब गए। कहावत ही चल पड़ी थी, पुअर निजी पेज फॉर ऑल, मतलब बेचारा निजाम सबके लिए भुगतान कर रहा है। बाप रे। इसी तरह अरकोट के नवाब थे, उनको अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना पूरा इलाका ही अंग्रेजों को सौंपना पड़ गया। तो ये सुरक्षा असल में एक बहुत महंगा जाल था, जिसे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। बिल्कुल एक जाल ही था, फंस गए तो निकलना मुश्किल। और ये सारा पैसा जो टैक्स से आता था, इन संधियों से आता था, ये जा कहाँ रहा था? ये सारा पैसा और साथ में जो बड़े अंग्रेज अफसर यहाँ थे, उनकी मोटी मोटी तनख्वाहें, उनकी पेंशन, ये सब का सब इंग्लैंड भेजा जा रहा था। इसी चीज को दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन या ड्रेन थ्योरी कहा। ड्रेन थ्योरी। हाँ, जैसे भारत का खून, मतलब भारत की दौलत धीरे धीरे चूस कर बाहर भेजी जा रही हो। ये तो भयानक है। सिर्फ पैसा ही नहीं निकाला क्या, उन्होंने जानबूझकर भारत की अपनी ताकत को भी कमजोर किया। जैसे मैंने सुना है हमारा जहाज बनाने का हुनर बहुत कमाल का था। हाँ, वो एक और दुखद कहानी है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में खासकर बंगाल, सूरत, कालीकट जैसी जगहों पर बहुत शानदार और मजबूत जहाज बनते थे। वो न सिर्फ टिकाऊ होते थे बल्कि अंग्रेजी जहाजों से बनाने में सस्ते भी पड़ते थे। अच्छा। तो शुरुआत में तो अंग्रेजों ने इनका खूब इस्तेमाल किया, अपना फायदा देखा, लेकिन जैसे ही लंदन में बैठे उनके अपने जहाज बनाने वालों को लगा कि अरे, इन भारतीय जहाजों से तो हमारा धंधा चौपट हो रहा है, तो उन्होंने खेल बदल दिया। बिल्कुल, उन्होंने फौरन नियम बदल दिए। भारतीय जहाजों पर भारी टैक्स लगा दिए गए, उन्हें कुछ खास समुद्री रास्तों पर चलने से रोक दिया गया, यहाँ तक कि भारतीय नागरिकों को जहाजों पर नौकरी देने में भी मुश्किलें खड़ी कर दी। मतलब जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई ताकि भारतीय जहाज उद्योग मुकाबला ही ना कर सके। और नतीजा, धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। कितनी दुख की बात है। और जहाजों की तरह ही क्या भारत की एक और पुरानी ताकत, स्टील बनाने की कला, वो भी इसी सोच का शिकार हुई? हमने सुना है भारत का स्टील तो दुनिया में मशहूर था। बिल्कुल, भारत में सदियों से एक खास किस्म का स्टील बनता था जिसे भूत स्टील कहते थे। सुना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। दमिश्क की तलवारें शायद इसी से बनती थी। टाटा ने भारत में नए आधुनिक तरीके से स्टील बनाने की फैक्ट्री लगाने की सोची तो पहले तो अंग्रेज अफसरों ने उनका मजाक उड़ाया। कहते हैं एक बड़े साहब ने तो ये तक कह दिया था कि वो हर किलो स्टील खुद खा जाएंगे जो कोई भारतीय बना सकेगा। क्या बकवास है। हाँ, लेकिन जब टाटा जी ने हिम्मत नहीं हारी और फैक्ट्री खड़ी कर दी तो अंग्रेजों ने फिर नए नियम बना दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे और दूसरे सरकारी कामों के लिए सिर्फ महंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाला स्टील ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, मतलब अपना माल खपाने के लिए। हाँ, एक तरह से। इसका नतीजा ये हुआ कि टाटा जैसी भारतीय कंपनियों को भी वही महंगा वाला ब्रिटिश स्टैंडर्ड का स्टील बनाना पड़ा। इससे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना अच्छा और शायद सस्ता स्टील बेचने का मौका गवा बैठी। उनका विकास रुक गया। साफ तौर पर अपनी इंडस्ट्री को बचाने और भारतीय इंडस्ट्री को दबाने की कोशिश थी ये तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सब देखकर और इन स्रोतों को समझकर ये तो साफ लगता है कि ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। भारत की दौलत को कम करना और अपने देश ब्रिटेन को अमीर बनाना अंग्रेजों की एक सोची समझी नीति थी। टैक्स हो, व्यापार हो या फिर उद्योग, हर तरफ से भारत की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, और इसका असर सिर्फ उसी जमाने तक नहीं रहा, इसका असर तो आने वाली कई पीढ़ियों ने महसूस किया।
आज भी जब हम दुनिया के अलग अलग देशों के आर्थिक विकास को देखते हैं, उनके बीच के रिश्तों को समझते हैं, तो इतिहास की इन घटनाओं को, इन नीतियों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अतीत की नीतियाँ आज भी हमारे वर्तमान को, हमारी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि क्या आज भी दुनिया में कहीं किसी और रूप में ऐसी आर्थिक शोषण की कहानियां दोहराई तो नहीं जा रही हैं। सोचने वाली बात है। Now starting chapter 3. क्या अंग्रेजों ने भारत को एक किया? एकता या फूट की ब्रिटिश कहानी। नमस्कार। अंग्रेज अक्सर ये दावा करते थे, या कह लीजिए कि एक नैरेटिव बनाते थे, कि उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक किया, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत चलती है कि भाई अंग्रेज नहीं आते तो भारत तो बस छोटे छोटे राज्यों में लड़ता रहता। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास अंग्रेजों का भारत और सत्ता की बागडोर किताब के कुछ अंश हैं। देखते हैं कि क्या सच में ब्रिटिश राज ने हमें जोड़ा, या कहानी कुछ और ही है। क्या ये एकता बाहर से थोपी गई, या यहाँ पहले से कुछ था जिसे शायद तोड़ा गया। हाँ, इसी की पड़ताल करते हैं। अंग्रेज कहते थे कि उनके आने से पहले यहाँ बस लड़ते हुए राज्य थे, कोई देश वाली फीलिंग नहीं थी। लेकिन देखिए, इतिहास देखें तो भारत में एकता का विचार, वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अच्छा, जैसे अरे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल, सबने बड़े हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की। मतलब एक पॉलिटिकल वहदत, यूनिटी हमेशा एक एस्पिरेशन रही है। और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, हमारे पुराने ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, उनमें एक अखंड भारत का नक्शा दिखता है। हाँ, वो तो है। सोचिए, 7वीं 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने केरल से कश्मीर, द्वारका से पुरी, चारों कोनों में मठ बनाए। हाँ, वो 4 धाम। बिल्कुल। वो क्या था? वो एक कल्चरल, एक तरह से एक धार्मिक जुड़ाव था, जो आज भी कितना मजबूत है। और बाहर वाले भी, जैसे अरब व्यापारी, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को अल हिंद कहते थे। हाँ, एक ही मानते थे। तो मतलब ये कुछ ऐसा हुआ जैसे आज अलग अलग स्टेट के लोग एक ही इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं। हाँ। एक अपनेपन का एहसास पहले से था। हाँ, कह सकते हैं। एक अंडरलाइंग कल्चरल यूनिटी तो थी। तो ये कहना कि एकता सिर्फ अंग्रेजों की देन है, वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो ना आते, खैर वो तो अब सोचने की बात है। अच्छा, तो अगर एकता का विचार एक तरह से पहले से मौजूद था, तो अंग्रेजों ने आके क्या किया? जोड़ा या तोड़ा? देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो तो व्यापार करने आई थी। हाँ, एक ट्रेडिंग कंपनी थी। पर वो शासक कैसे बन गई? उन्होंने एक सीधी सादी पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। अच्छा, कैसे? उन्होंने राजाओं, नवाबों को लालच दिया, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। बंजाल का किस्सा देखिए ना। हाँ, मीर जाफर वाला। बिल्कुल। क्लाइव ने पहले मीर जाफर को नवाब बनाया पैसे लेकर, फिर उसे हटा दिया, मीर कासिम को बना दिया, फिर उसे भी हटा के वापस मीर जाफर को ले आए। अरे बाप रे, मतलब जिसने ज्यादा पैसे दिए वो नवाब। हाँ, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था। इससे भारत की जो पॉलिटिकल जड़ें थी ना, वो हिल गईं। और फिर उन्होंने गांवों पर असर डाला, पंचायतों की पावर छीन ली, खासकर वो परमानेंट सेटलमेंट जैसी नीतियां थी। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें क्या था? इसमें जमीन का मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप, किसानों से छीनकर बड़े जमींदारों को दे दी गई। अब सोचिए, सदियों से गांव अपना छोटा मोटा शासन खुद चलाते थे, दिल्ली में चाहे कोई भी राजा हो। सही बात है। था मतलब असली नेताओं को हटाकर अपने वफादार लोग बिठा दिए, उन्हें राय बहादुर, सर जैसी उपाधियां दी ताकि वो लॉयल रहें। असली पावर तो पीछे अंग्रेजों के हाथ में ही थी। ओह, तो मतलब सामने कोई और, पीछे खेल कोई और। बिल्कुल। और इसका असर देखिए कितना गहरा पड़ा। जहां पहले कारीगर थे, व्यापारी थे, भारत एक तरह से किसानों और साहूकारों का देश बन गया। बहुत से लोग बेजमीन हो गए। आज भी अगर आप देखें तो कुछ इलाके इसीलिए ज्यादा पिछड़े हैं क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में वहां जमीनें सीधे किसानों को नहीं बल्कि बड़े जमींदारों को मिली थी। एक फैसले का असर सदियों तक रहता है। ये बात तो है। मतलब की इनसाइट यही है कि उन्होंने सिर्फ ऊपर से राज नहीं किया, बल्कि नीचे तक जो स्ट्रक्चर था उसे बदल दिया। तो ये सिर्फ फूट डालना नहीं था, ये तो सीधा कब्जा ही था। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो रानी के शासन से पहले ही यहाँ एक तरह से राजा की तरह बर्ताव कर रही थी। अच्छा। हाँ, एक डच व्यापारी थे विलियम बोल्ट्स। उन्होंने 1772 में लिखा था कि कंपनी तो लुटेरे व्यापारियों का गैंग है और नवाब बस उनकी कठपुतली। गवर्नर जनरल जो आता था वो कुछ सालों के लिए भारत का बादशाह ही बन जाता था एक तरह से। और कंपनी ने भाड़े के सैनिकों का भी इस्तेमाल किया। भाड़े के सैनिक मतलब
नॉन स्टेट एक्टर्स जो सीधे कंपनी के मुलाजिम नहीं थे पर उनके लिए लड़ते थे, लूटपाट मचाते थे। तो ये कोई अच्छा शासन तो बिल्कुल नहीं था। और ये भी एक मिथ है कि सारे भारतीय राजा बुरे ही थे, कई अच्छे शासक भी थे, जैसे त्रावणकोर का राज्य था। हाँ, क्या खास था वहां 1819 में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए मुफ्त शिक्षा थी। सोचिए उस जमाने में। वाओ, ये तो कमाल है। पर ऐसे राज्यों को भी अंग्रेजों ने हटाया, या तो क्योंकि वो ताकतवर थे या अमीर थे और अंग्रेजों को खतरा लगते थे। अच्छा। फिर 1858 में जब सीधे महारानी विक्टोरिया का राज आया, जिसे क्राउन रूल कहते हैं, तब तो बड़े वादे हुए अच्छे शासन के। हाँ, वादे तो हुए। तो क्या सच में कुछ बदला या वो भी बस दिखावा था? मतलब क्या बड़े बड़े दरबार लगाना, उपाधियां देना, क्या ये बेहतर राज था? देखिए, क्राउन रूल ने दिखावे पर, जिसे ऑर्नामेंटलिज्म कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया। ऑर्नामेंटलिज्म मतलब सजावट। हाँ, एक तरह से। दिल्ली में शानदार दरबार लगाए गए, लिटन के टाइम पे, कर्जन के टाइम पे, फिर जॉर्ज पंचम जब आए। हाँ, दिल्ली दरबार। और फिर पूरी नई दिल्ली बसाई गई। ये सब क्या था? ये भारतीयों पर रौब डालने के लिए था, अपनी ताकत दिखाने के लिए, जिसे कहते हैं शॉक एंड ऑ। एक फ्रांसीसी नेता थे, क्लेमेंसियो। उन्होंने नई दिल्ली को बनते हुए देखकर कहा था, ये इन सब खंडरों में सबसे शानदार खंडर बनेगा। ओहो, क्या बात कही। मतलब जैसे आजकल कोई बहुत बड़ी महंगी पार्टी देता है सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए। बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन का नाम आता है इसमें। उन्हें शान शौकत बहुत पसंद थी। हाँ, सुना है उनके बारे में। मोस्ट सुपीरियर पर्सन। हाँ। तो इसी ऑर्नामेंटलिज्म का हिस्सा था भारतीय राजाओं को सलामी की संख्या देना। किसी को 9 तोपों की सलामी, किसी को 19, किसी को 21। अच्छा, तोपों से इज्जत तय होती थी। हाँ, उन्हें हाइनेस कहना, उनके राज्यों को रियासत, प्रिंसिपैलिटी कहना, हाँ। राज्य किंगडम में ही। अच्छा। ये सब उन्हें एक तरह से कमतर दिखाने के लिए था। लेकिन पर्दे के पीछे क्या था? क्या सच में इतनी इज्जत थी इन राजाओं की? नहीं, पर्दे के पीछे कहानी और थी। कर्जन खुद उन्हें अपनी चिट्ठियों में बिगड़े हुए, शराबी, पागल तक कहता था। अरे, मतलब अंग्रेजों ने ही उनकी ताकत छीनी, उन्हें बस दिखावे के लिए रखा और फिर उन्हीं की बुराई भी की। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, कुछ अच्छे राजा भी थे, ऐसा नहीं है। जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, त्रावणकोर के राजा, मैसूर के वोडियार, उन्होंने अपने लोगों के लिए काफी काम किया, पर ज्यादातर कहानियां बिगड़े हुए राजाओं की ही फैलाई गईं। तो मतलब ये शान शौकत, ये ऑर्नामेंटलिज्म, ये सब एक मुखौटा था। बिल्कुल, जिसके पीछे कंट्रोल था और अक्सर एक तरह की नफरत भी छिपी थी। तो कुल मिलाकर कहानी सीधी नहीं है। अंग्रेजों ने एकता का दावा तो किया, पर भारत के अपने पुराने जुड़ाव थे, अपनी एक समझ थी। हाँ, उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल ताने बाने को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल डाला, पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ा और इस सब को शान शौकत के पर्दे में छिपा दिया। इसकी विरासत तो आज भी हमारे साथ है ना। बिल्कुल, गांवों की वो खोई हुई ताकत, बदले हुई आर्थिक हालात और वो दिखावे के पीछे की ऊंच नीच की व्यवस्था, ये सब उसकी विरासत है। अच्छे शासन का वादा अक्सर कंट्रोल और मुनाफे की हकीकत से टकराता रहा। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। अंग्रेजों ने ये जो दिखावे वाली व्यवस्था बनाई थी, ऑर्नामेंटलिज्म, पद, उपाधियां, शानो शौकत, क्या उनके जाने के इतने साल बाद भी हमारे समाज में वो पद और दिखावे की चाह कहीं ना कहीं जिंदा है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। Now starting Chapter 4 ECS कागज पर सुनहरा वादा, हकीकत में धोखा। नमस्कार। आज हम ब्रिटिश राज के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। वो सिस्टम जिसके जरिए अंग्रेज भारत पर हुकूमत करते थे, इंडियन सिविल सर्विस या ICS। जी 1858 में, याद है रानी विक्टोरिया की वो घोषणा? हाँ बिल्कुल। जिसमें कहा गया था कि भाई रेस, धर्म, जाति कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर कोई भारतीय टैलेंटेड है, ईमानदार है, तो सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल फेयर प्ले लगता है ना? जैसे स्कूल में नहीं होता कि सबसे होशियार बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, एकदम वैसा ही। बिल्कुल, वादा तो बहुत सुनहरा था, चमचमाता हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादा जमीनी हकीकत बना? क्या सच में मतलब काबिल भारतीयों को बराबरी का मौका मिला, या ये बस कहने की बातें थी, एक दिखावा? हाँ, इसी की तह तक जाएंगे आज।
देखेंगे कि ये आईसीएस असल में था क्या, अंग्रेजों का वो स्टील फ्रेम या फिर भारतीयों के लिए एक बंद दरवाजा। बिल्कुल। पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? तो वादा तो बहुत ऊंचा था, पर हकीकत जरा चौंकाने वाली है। हाँ, एक अंग्रेज अफसर थे F.J. शॉ। उन्होंने 1857 में ही लिख दिया था कि भारतीयों को हर उस इज्जतदार पोस्ट से दूर रखा जाता है जिसे कोई छोटे से छोटा अंग्रेज भी लेने को तैयार हो। बाप रे, 1857 में ही। हाँ, और सोचिए 1930 आते आते जो टॉप आईसीएस नौकरियां थीं, उनमें 100 में से सिर्फ 4 भारतीय थे, सिर्फ 4? बाकी 96 अंग्रेज। ये कैसा इंसाफ था भला? यही तो मतलब विडंबना है। कई बार तो कम काबिल अंग्रेज ऊंची कुर्सियां पे बैठ जाते थे। अच्छा। हाँ, लॉर्ड एस्क्विथ ने तो मजाक में कहा भी था कि भाई अगर आधे भी ऐसे नाकाबिल भारतीय अफसर बन जाते जैसे अंग्रेज बने हुए थे तो शायद हंगामा खड़ा हो जाता। अरे, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिल्कुल सही पकड़ा था। आईसीएस न तो इंडियन थी, न सिविल और न ही सर्विस। ये तो एक तरह का मतलब एलीट क्लब था जिसके दरवाजे भारतीयों के लिए लगभग बंद ही थे। इस सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था कि भारतीय बाहर रहें। है ना? बिल्कुल। एग्जाम देखो तो इंग्लैंड में सिलेबस अंग्रेजी तौर तरीकों वाला, भारत की समझ जरूरी नहीं। हाँ, मतलब भारत पर राज करना है पर भारत को समझना जरूरी नहीं। वही तो। और अगर कोई हिम्मत वाला भारतीय ये सारी मुश्किलें पार करके सिलेक्ट हो भी गया, जो कि बहुत मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल, तो असली इम्तिहान तो उसके बाद शुरू होता था। उसे हर कदम पर अजनबी जैसा फील कराया जाता था। और यहीं पर कुछ दिल तोड़ने वाली कहानियां सामने आती हैं। जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में पहले भारतीय आईसीएस अफसर बने। पहली कामयाबी थी ये। हाँ, सुना है मैंने। पर उन्हें पूरी सर्विस में भेदभाव झेलना पड़ा। ज्यादातर मामूली पदों पर ही रखा गया। फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एक और शुरुआती आईसीएस अफसर जी, उन्हें एक छोटी सी बिल्कुल अनजाने में हुई प्रोसीजर वाली गलती के लिए नौकरी से ही निकाल दिया। क्या? छोटी सी गलती के लिए? हाँ, और यही बैनर्जी बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। सोचिए। कमाल है। और अरबिंदो घोष का क्या? उनकी कहानी भी तो है। हाँ, वो तो और भी अजीब है। एग्जाम में दूसरा नंबर लाए थे, सेकंड टॉपर। अरे वाह। लेकिन उन्हें घोड़े की सवारी के टेस्ट में फेल बताकर बाहर कर दिया। क्या? घुड़सवारी? ये तो बहाना लगता है साफ। बिल्कुल। और यही अरबिंदो घोष बाद में महान योगी और दार्शनिक श्री अरबिंदो बने। तो सिस्टम काबिलियत नहीं, शायद कुछ और ही देख रहा था। लगता तो यही है। और एक और बेहद दुखद कहानी है मिस्टर चेट्टी की। ओहो, आईसीएस अफसर बनने की सारी मुश्किलें पार की उन्होंने, लेकिन अंग्रेजों का जो सोशल क्लब था, हाँ वो क्लब्स, हाँ, उन्होंने मेंबर बनाने से मना कर दिया। और उस जमाने में क्लब ही सोशल और प्रोफेशनल लाइफ का सेंटर होते थे। सही बात है। इस अकेलेपन और रोज के अपमान ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हे भगवान, ये तो बहुत दुखद है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि सिस्टम कितना बेरहम था, कितना पक्षपाती था। लॉर्ड लिटन ने तो खुद माना था, मतलब चोरी छुपे ही सही, कि हम भारतीयों को जानबूझकर ऊंचे पदों से दूर रख रहे हैं। ये एक तरह का धोखा है। ओह, उन्होंने खुद माना? जी। और जस्टिस सैयद महमूद जैसे पढ़े लिखे काबिल जज को भी रोज बेइज्जती झेलनी पड़ी। आखिर में उन्होंने टूटे दिल से इस्तीफा दे दिया। तो एक तरफ तो ये काबिल मेहनती भारतीय थे जिन्हें अपमान मिल रहा था, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज अफसर। भारत में उनकी जिंदगी अरे किसी राजा से कम नहीं थी। अच्छा? दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाहें, बड़े बड़े शानदार बंगले, नौकर चाकर, गर्मियों में महीनों शिमला जैसी पहाड़ी जगहों पर छुट्टियां, वाह, और अपने एक्सक्लूसिव क्लब्स जहां भारतीयों का आना बिल्कुल मना था। उनके लिए भारत बस एक नौकरी की जगह थी। बच्चे पढ़ने इंग्लैंड जाते, रिटायर होके वो खुद इंग्लैंड चले जाते। यहाँ की जमीन या लोगों से मतलब कोई जुड़ाव नहीं था। बिल्कुल। और मजे की बात ये कि एक 24-25 साल का अंग्रेज लड़का जिसे कलेक्टर बनाकर भेजा जाता था, हाँ बिल्कुल नौजवान, वो लाखों लोगों और हजारों वर्ग मील के इलाके का मालिक बन बैठता था। उसे न वहाँ की भाषा आती थी, न संस्कृति की समझ। बस एक गुरूर था कि वो अंग्रेज है, रूलर है। सही कहा। उनका काम था हुकूमत चलाना, टैक्स वसूलना, लोगों की भलाई, उनकी तरक्की। वो शायद उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं बहुत नीचे था। बिल्कुल। और फिर आया पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। ये कहानी में एक बड़ा मोड़ था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। भारत ने अंग्रेजों का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाखों सैनिक भेजे, पैसा, सामान, सब कुछ दिया। जी। 74,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक अंग्रेजों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। 74,000,
ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ी कुर्बानी थी ये। और बदले में अंग्रेजों ने वादा किया, युद्ध के बाद भारत को सेल्फ रूल यानी अपना शासन चलाने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। एक उम्मीद जगी थी। लेकिन हुआ क्या? युद्ध खत्म होते ही अंग्रेज अपने वादे से पलट गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा धोखा था, अ ग्रेट बिट्रेयल। सेल्फ रूल की जगह मिला रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून। मतलब पुलिस बिना किसी मुकदमे के सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकती थी। जी हाँ, कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं। और फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो खौफनाक नरसंहार अमृतसर में। उफ, वो तो हजारों निहत्थे लोग शांति से सभा कर रहे थे और उन पर गोलियां बरसा दी गईं, सैकड़ों मारे गए, पूरा देश हिल गया था। बिल्कुल। इस वहशीपन के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर यानी कि नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। हाँ, उन्होंने लौटा दिया था। जलियांवाला बाग ने भारतीयों का अंग्रेजी न्याय और उनके वादों पर से भरोसा हमेशा के लिए उठा दिया। सही। और यहीं से अब देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया, ज्यादा मजबूत और निर्णायक रास्ता पकड़ा। जो चिंगारी पहले थी वो अब आग बन चुकी थी। तो ये थी कहानी इंडियन सिविल सर्विस की। कागज पर बराबरी का सुनहरा वादा और हकीकत में भेदभाव, अपमान और भारतीयों को अपने ही घर में मतलब सेकंड क्लास सिटीजन महसूस कराने वाला सिस्टम। हाँ, ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं था, ये आत्मसम्मान का सवाल था, उनकी काबिलियत को नकारने की कहानी थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब कोई सिस्टम अपने ही बनाए उसूलों के खिलाफ काम करने लगे, जब वो जोड़ने की जगह तोड़ने का औजार बन जाए, और जब इंसाफ की जगह नाइंसाफी उसकी पहचान बन जाए, तो क्या वो टिक सकता है? सवाल तो है। इतिहास तो यही बताता है कि दोगलेपन और अन्याय पर टिकी व्यवस्थाएं ज्यादा दिन नहीं चलती। ये सबक शायद आज भी उतना ही रेलेवेंट है। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 5। क्या भारत में लोकतंत्र अंग्रेजों की देन, प्रेस, कानून और संसद की ब्रिटिश विरासत का सच। आज की इस खास चर्चा में हम कुछ ऐसे दस्तावेजों को देख रहे हैं जो बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र की कुछ जरूरी चीजें, जैसे प्रेस की आजादी, पार्लियामेंट्री सिस्टम और जिसे कहते हैं कानून का राज, ये ब्रिटिश राज में कैसे पनपी। अक्सर हम सुनते हैं, भाई ये सब तो अंग्रेजों की देन है। हाँ, ये बात तो कही जाती है, पर सवाल ये है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? क्योंकि दस्तावेज कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं। मतलब क्या ये संस्थाएं वैसी ही थीं जैसी हम आज समझते हैं, या अंग्रेजों ने उन्हें अपने हिसाब से ढाला था? हाँ, जैसे प्रेस शुरू तो किया, पर कितना आजाद रखा। बिल्कुल। और ये कानून का राज, क्या ये वाकई सबके लिए बराबर था, या इसमें भी मतलब रंग देखकर फर्क किया जाता था? चलिए जरा इसी को खंगालते हैं, देखते हैं कि इन दावों में कितना सच है। शुरुआत करते हैं प्रेस की आजादी से। ये तो ठीक है कि पहला अखबार हिकी का बंगाल गैजेट एक अंग्रेज ने शुरू किया। हाँ, लेकिन हुआ क्या? अरे जैसे ही उसने सरकार पर मतलब वाइसरॉय पर लिखना शुरू किया, आलोचना करनी शुरू की, फौरन बंद। ये क्या आजादी हुई? बिल्कुल, एकदम सही पॉइंट है। और उसके बाद तो देखिए 1799 में सेंसरशिप एक्ट आ गया। मतलब छापने से पहले सरकार की इजाजत लो। अच्छा। हाँ, और कई एडिटर्स को तो देश से ही निकाल दिया गया। तो मतलब शुरू से ही लगाम कसने की कोशिश थी। फिर भी हमारे अपने अखबार खड़े हुए, जैसे गुजराती में बॉम्बे समाचार, सोचिए आज भी चल रहा है, एशिया का सबसे पुराना। हाँ, और कैलकाटा से अमृता बाजार पत्रिका, ये तो सिर्फ अखबार नहीं थे, ये राष्ट्रवाद की आवाज बन गए थे। अमृता बाजार पत्रिका का तो वो किस्सा भी है ना, कोई जासूसी वाला। अरे हाँ, वो तो कमाल का किस्सा है। 1891 की बात है। उनका एक रिपोर्टर था, बड़ा जांबाज। उसने वॉइसरॉय के ऑफिस की रद्दी की टोकरी से वो फटे हुए कागज नहीं होते, हाँ। उनको उठाया, जोड़ा और अंग्रेजों की एक सीक्रेट प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। वो लोग कश्मीर को हड़पने की साजिश कर रहे थे। सच में? हाँ। और जैसे ये खबर छपी, हंगामा मच गया। कहते हैं कश्मीर के महाराजा फौरन लंदन गए और अपनी रियासत बचा ली। सोचिए अगर वो रिपोर्टर वो कागज न जोड़ता तो। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त कहानी है। पर अंग्रेजों को ये रास नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने फौरन कानून और सख्त कर दिए, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का। फिर 1910 में एक और प्रेस एक्ट। इसमें क्या था? इसमें जो भारतीय भाषाओं के अखबार थे उन पर भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा दिया। जरा सी सरकार को शिकायत हुई, डिपॉजिट जब्त, प्रेस बंद, एडिटर जेल में। और जो अंग्रेजी अखबार थे, अंग्रेज मालिक वाले, उन पर नरमी। यही तो खेल था।
दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि कई अंग्रेजी अखबार तो खुल्लम खुल्ला नस्लवादी बातें, हिंसा भड़काने वाली चीजें छापते थे। जैसे कलकत्ता के द एशियन ने एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को उकसाया कि शक होने पर किसी भी नेटिव को गोली मार दो। सोचिए। हे भगवान। हाँ, पर उन पर कोई एक्शन नहीं। एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने खुद लिखा कि इंडियन प्रेस से ज्यादा नफरत और हिंसा तो इंग्लिश प्रेस फैला रहा है। तो आजादी थी पर सिलेक्टिव थी। अब आते हैं कानून के राज पर। अंग्रेजों का दावा था हम भारत में निष्पक्ष न्याय लाए, रूल ऑफ लॉ। हाँ, दावा तो यही था, पर हकीकत बहुत अलग। अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय को मार दे, जान ले तो सजा क्या होती थी? 6 महीने जेल या थोड़ा सा जुर्माना, बस। लेकिन अगर कोई भारतीय किसी अंग्रेज पर हाथ भी उठा दे तो सजा बहुत सख्त। दस्तावेजों में वो बूट एंड द स्प्लीन वाले मामलों का जिक्र आता है। ये क्या था? बड़ा अजीब नाम है। ये बहुत दुखद और शर्मनाक चीज थी। देखिए, उस समय मलेरिया आम था और कई भारतीयों की तिल्ली मतलब स्प्लीन बड़ी हुई होती थी। वो बहुत नाजुक हो जाती है। अच्छा। अंग्रेज मालिक या साहब लोग गुस्से में अपने नौकर को या मजदूर को पेट में लात मार देते थे। ये आम बात थी। और उस लात से उस बेचारे की बड़ी हुई तिल्ली फट जाती थी, मौत हो जाती थी। तो ये तो हत्या हुई। होनी तो चाहिए, पर कोर्ट इसे हत्या नहीं मानती थी। वो इसे मानते थे कॉजिंग हर्ट, मामूली चोट पहुंचाना, सजा कुछ दिन की जेल या छोटा मोटा जुर्माना। ये तो विश्वास नहीं होता। हद तो ये थी कि लंदन की मशहूर पंच मैगजीन ने इस पर मजाक उड़ाते हुए एक कविता छाप दी थी, मजबूत अंग्रेजी जूता कैसे हिंदुस्तानियों को डिसिप्लिन में रखता है। ये तो भयानक है। क्या कभी किसी अंग्रेज को सजाए मौत हुई भारतीय की हत्या के लिए? पूरे 200 साल के राज में हजारों ऐसी मौतें हुई होंगी, पर रिकॉर्ड बताते हैं कि सिर्फ 3 मामलों में किसी अंग्रेज को भारतीय की हत्या के लिए फांसी हुई। सिर्फ 3। तो साफ है, न्याय अंधा नहीं था, वो गोरी चमड़ी को पहचानता था। अब अगर आजादी के बाद की बात करें तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया जो काफी कुछ अंग्रेजों जैसा था। क्या ये उनकी अच्छी देन थी? दस्तावेज लिखने वाले लेखक शशि थरूर का मानना है कि शायद ये सिस्टम भारत के लिए बेस्ट नहीं था। उनका कहना है कि इसमें नेता गवर्नेंस से ज्यादा मतलब सत्ता में बने रहने पर फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये हमारा अपना चुनाव था। आजादी के बाद हमने इसे चुना, अंग्रेजों ने थोपा नहीं। लेकिन कुछ कानून तो ऐसे छोड़ गए जो आज भी मतलब मुसीबत बने हुए हैं। हाँ, और विडंबना देखिए, ये वो कानून है जिन्हें अंग्रेजों ने खुद अपने देश में या तो बदल दिया है या हटा दिया है। अरे हाँ, जैसे सेक्शन 124A राजद्रोह या सेडिशन, ये सरकार की आलोचना को दबाने के लिए बना था। गांधी जी पर भी लगा था। आज भी इस पर कितनी बहस होती है। सही बात है। और सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअलिटी को अपराध मानता था, ये उनकी विक्टोरियन सोच थी। हमारी अपनी संस्कृति में तो इसको लेकर इतनी सख्ती पहले नहीं दिखती। हाँ, जैसे शिखंडी का उदाहरण है महाभारत में। बिल्कुल। और सेक्शन 497 एडल्ट्री वाला, जिसमें शादीशुदा महिला के लिए तो सजा थी पर पुरुषों के लिए नियम अलग थे, ये भी उसी विक्टोरियन नैतिकता की देन थी। तो कुल मिलाकर देखें तो अंग्रेजों ने लोकतंत्र के ढांचे तो बनाए, प्रेस, कोर्ट, पार्लियामेंट जैसे, पर उनका कंट्रोल अपने हाथ में रखा। हाँ, और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। प्रेस पूरी तरह आजाद नहीं था, कानून सबके लिए बराबर नहीं था। और वो अपने पीछे कुछ ऐसे दमनकारी कानून छोड़ गए जिनसे वो खुद आगे बढ़ गए, पर वो आज भी हमारे समाज में एक तरह से बहस और कभी-कभी तकलीफ का कारण बने हुए हैं। बिल्कुल, जैसे राजद्रोह और सेक्शन 377 की विरासत। ये वाकई सोचने वाली बात है। हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, पर क्या हम इन पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जो मानसिक गुलामी है उससे पूरी तरह निकल पाए हैं? ये विरासत में मिली जंजीरें हम कब तक ढोएंगे? इस सवाल पर सोचना जरूरी है। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 6 अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो, जाति धर्म का बंटवारा और भारत पर उसका असर। अक्सर एक बात दोहराई जाती है कि भाई अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा, उसे एक राजनीतिक एकता दी। पर क्या ये कहानी पूरी है या उन्होंने हमें बांटने के लिए भी उतनी ही शायद ज्यादा कोशिश की?
आज हम इसी पहलू की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम अंग्रेजों की उसी नीति को समझने की कोशिश करेंगे जिसे डिवाइड एंड रूल या फूट डालो और राज करो कहते हैं। खासतौर पर हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने जाति और धर्म और उसमें भी हिंदू मुस्लिम पहचानों को न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उनको गढ़ा, उनको मजबूत किया। हाँ, हमारी ये बातचीत जो है ये औपनिवेशिक विभाजन और भारत का विखंडन किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। मकसद ये समझना है कि अंग्रेजी राज ने वो कौन से तरीके अपनाए जिनसे भारतीय समाज में ये दरारें पैदा हुई या बढ़ाई गईं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से देखें? शायद 1857 वो जो विद्रोह था वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, जब हिंदू और मुस्लिम सिपाही वो एक साथ लड़े थे उनके खिलाफ। हाँ, वो उनके लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल था। बिल्कुल, उनको समझ आ गया कि अरे अगर ये लोग एक हो गए तो हमारा राज तो टिक नहीं पाएगा। हाँ, तभी तो देखिए 1859 में ही बॉम्बे के गवर्नर थे लॉर्ड एल्फिंस्टन। उन्होंने साफ साफ लिखा कि भाई डिवाइडेड इम्पेरा, मतलब फूट डालो और राज करो, यही हमारी मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सर जॉन स्ट्रेची ने तो यहाँ तक कहा कि भारत में विरोधी समुदायों का होना अंग्रेजों के लिए फायदेमंद है, जरूरी है। बाप रे। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे, मतलब जमीन पर कैसे उतारा इसे? एक हथियार तो शायद जाति व्यवस्था थी। अंग्रेजों की एक आदत थी ना हर चीज को वर्गों में बांटने की, क्लासिफाई करने की। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले जाति व्यवस्था शायद उतनी कठोर, उतनी रिजिड और देशव्यापी नहीं थी जैसी हमें बाद में दिखती है। उसमें ज्यादा लचीलापन था, फ्लूइडिटी थी। अच्छा। हाँ, निकोलस डर्क्स जैसे विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म मेड कास्ट व्हाट इट इज टुडे, मतलब उपनिवेशवाद ने ही जाति को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। उन्होंने इसे सिंप्लीफाई किया और फिर इसी को बहाना बनाया भारतीयों पर राज करने का, कि देखो जी ये लोग तो आपस में ही बटे हुए हैं, ये खुद शासन कैसे करेंगे। यानी उन्होंने पहले से मौजूद फर्क को सिर्फ बढ़ाया नहीं बल्कि उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, जैसे वो एंग्लो ब्राह्मणिकल कोड की बात आती है। हाँ, बिल्कुल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब पंडितों से कानून बनवाने शुरू किए तो वो असल में एक खास तरह के, मतलब ब्राह्मणवादी नजरिए वाले कानूनों को कॉडिफाई कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में, सरकारी नौकरियों में, दूसरे पेशों में ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। शायद अंग्रेजों से पहले समाज में योग्यता, मतलब मेरिटोक्रेसी की गुंजाइश ज्यादा रही होगी। और फिर आया सेंसस, जनगणना। वो तो एक बड़ा कदम था। 1872 से शुरू हुई और 1901 तक तो वो पूरी तरह एथनोग्राफिक बन गई। मतलब लोगों को उनकी जाति, उनकी नस्ल के आधार पर पक्के तौर पर दर्ज करने लगे। बिल्कुल, उस सेंसस ने तो जैसे पहचानों पर एक परमानेंट ठप्पा लगा दिया। मार्शल रेस कौन है, क्रिमिनल ट्राइब्स कौन है, ऐसे लेबल बना दिए गए। आप सोचिए किसी शूद्र की पहचान अब सरकारी कागज में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हाँ, पहले शायद वो जगह बदलकर, काम बदलकर अपनी पहचान कुछ हद तक बदल सकता था, पर अब ये बहुत मुश्किल हो गया। इससे हुआ ये कि जातीय चेतना बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा। हर्बर्ट रिजली जैसे अफसर तो हद ही कर रहे थे, लोगों की खोपड़ियां और नाक मापकर नस्लीय सिद्धांत गढ़ रहे थे। कितना अजीब लगता है ये सोचकर आज। ये तो जाति की बात हुई, पर शायद सबसे बड़ा विभाजन जो आज भी हमें परेशान करता है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच पैदा किया गया। और इसमें इतिहास लिखने के तरीके ने भी भूमिका निभाई। यकीनन, यकीनन। जेम्स मिल जैसे इतिहासकारों ने क्या किया, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और फिर ब्रिटिश काल। इससे ये धारणा बनी कि हिंदू और मुसलमान तो हमेशा से अलग थे, दुश्मन थे। जबकि अगर हम स्रोत देखें तो पता चलता है कि पहले मिलीजुली संस्कृति, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो ज्यादा मजबूत थी। त्योहार साथ मनाते थे, रीति रिवाज साजे थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान थे, औरंगजेब की सेना में ऊंचे पदों पर राजपूत थे। केरल में सबरीमाला मंदिर में वावर स्वामी की मजार है, रसखान के कृष्ण पद हैं। ये सब उसी मिलीजुली विरासत के सबूत हैं। ज्ञानेंद्र पांडे जैसे इतिहासकार तो साफ कहते हैं कि सांप्रदायिकता काफी हद तक औपनिवेशिक नीतियों की देन है, कॉलोनियलिज्म का प्रोडक्ट है। और अंग्रेजों ने इस विभाजन को हवा देने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए होंगे, जैसे बंगाल का विभाजन 1905 वाला। वो तो बहुत विवादास्पद था। हाँ बिल्कुल, लॉर्ड कर्जन का मकसद साफ था, बंगाल को बांटकर एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाना और मुस्लिमों को राजनीतिक रियायतें देना ताकि वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हों। इससे जो हिंसा भड़की उसमें कई अंग्रेज अफसरों का झुकाव साफ तौर पर मुस्लिमों की तरफ था, जैसा हेनरी नेविंसन जैसे पत्रकारों ने लिखा भी है। अच्छा। और फिर देखिए 1906 में मुस्लिम लीग बनी। उसको बनाने में भी अंग्रेजों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को काफी प्रोत्साहित किया।
मकसद वही था, कांग्रेस, जिसे वो हिंदू प्रधान मानते थे, उसके सामने एक अलग मुस्लिम राजनीतिक शक्ति खड़ी करना। और शायद सबसे खतरनाक चाल थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी अलग निर्वाचन मंडल। बिल्कुल, ये मिंटो मॉर्ले सुधारों 1909 और फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 के तहत लाया गया। इसका मतलब सीधा सा था, मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देगा और हिंदू सिर्फ हिंदू को। इसने तो धर्म को राजनीतिक पहचान का सबसे बड़ा आधार बना दिया। मतलब आपकी विचारधारा क्या है, मुद्दे क्या हैं, वो सब पीछे छूट गए। हाँ, पहचान सबसे ऊपर हो गई। सही। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के अंदर भी फूट डालने की कोशिश की। जैसे लखनऊ में जब अवध पर कब्जा किया, उसके बाद उन्होंने शिया और सुन्नी समुदायों के बीच जो पहले से एक तरह का भाईचारा था, उसे कमजोर किया। उनके धार्मिक मतभेदों को राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बना दिया। इन सब चीजों का लोगों की सोच पर, उनकी साइकोलॉजी पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। एक दूसरे को शक की नजर से देखना, दुश्मन समझना। जैसा एलेक्स वॉन टंजलमैन ने लिखा है, लोगों को ऐसे डिब्बों में बांटा गया कि वो खुद को उन्हीं डिब्बों में देखने लगे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने 1945 में एक खत लिखा था। उसमें उनका दर्द झलकता है। वो कह रहे थे कि कैसे हम बाजारों में, घरों में, रेलों में, दफ्तरों में साथ रहते आए हैं और अब हमारे बीच ये बनावटी दीवार खड़ी की जा रही है। बिल्कुल। तो सार ये निकलता है कि अंग्रेजी राज ने सिर्फ पहले से मौजूद विभाजनों का फायदा नहीं उठाया, बल्कि जनगणना, अलग निर्वाचन, खास तरह का इतिहास लेखन, इन जैसी पॉलिसीज से जाति और धर्म आधारित पहचानों को एक्टिवली बनाया, उनको डिफाइन किया और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सख्त, ज्यादा परमानेंट बना दिया। और यहाँ हम एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी ये जो औपनिवेशिक वर्गीकरण थे, ये जो कॉलोनियल कैटेगरीज थीं और उनके द्वारा बनाए गए जो दरारें थीं, वो आज हमारी सोच और हमारी राजनीति को किस हद तक प्रभावित कर रही हैं। Now starting chapter 7 का बंटवारा और भारत पर उसका भारत का बंटवारा, सत्य और सत्ता की निर्णायक लड़ाई। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जहां एक तरफ है आम फौलादी इरादा, नैतिक बल, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अंग्रेजी हुकूमत और उसकी चालें। हाँ, ये कहानी है महात्मा गांधी की, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का एक बिल्कुल अलग, एक नया रास्ता दिखाया। हथियार से नहीं, बल्कि सच और अपनी अंदरूनी ताकत से। सोचिए जरा, बिना बंदूक उठाए, सिर्फ अपनी सच्चाई पर डटे रहकर उन्होंने ब्रिटिश राज को चुनौती दे दी। उनको तरीका था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सच पर टिके रहना। और ये कोई पैसिव चीज नहीं थी, मतलब चुपचाप सहना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पूरी एक्टिविटी थी, सच के लिए तकलीफ उठाने की हिम्मत। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई आपसे आपकी चीज छीन ले जबरदस्ती, हाँ, तो आप लड़ने झगड़ने के बजाय शांति से कहें कि ये गलत है, अपनी बात पर अड़े रहें, चाहे सजा ही क्यों ना मिले, ताकि सामने वाले का जमीर जागे, उसे अपनी गलती महसूस हो। बिल्कुल। और गांधी जी ने इसी सोच को आजादी की लड़ाई का, क्या कहते हैं, आधार बनाया। उनका मानना था कि मकसद और तरीका, मतलब एंड्स एंड मीन्स, दोनों पाक होने चाहिए। सही बात है। गलत रास्ते से मिली मंजिल वो सही नहीं होती। हाँ, उन्होंने लोगों को समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, ये सही और गलत की लड़ाई है। और उन्होंने एक ऐसा हथियार दिया, आत्मबल, जिसका अंग्रेजों के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। वो जेल जाने से नहीं डरे, भूख हड़तालें की, ये दिखाने के लिए कि सच के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होता है। हाँ, अंग्रेज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनकी जानी मानी नीति, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। उन्होंने भारतीयों को बांटने के लिए धर्म के आधार पर अलग वोटिंग सिस्टम, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स शुरू किए। पहले मुसलमानों के लिए, फिर सिखों, ईसाइयों के लिए। सोच ये थी कि अगर ये लोग आपस में ही सीटों के लिए लड़ते रहेंगे तो एक होकर अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे। और फिर यही चाल उन्होंने दलित समुदाय के साथ चलने की कोशिश की, जिन्हें तब डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। हाँ, उन्हें हिंदुओं से अलग एक माइनॉरिटी बताकर उनके लिए भी अलग इलेक्टोरेट्स की बात की। और यहीं पर गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो दलितों के सबसे बड़े नेता थे, उनके बीच मतभेद हुए, गहरे मतभेद। अम्बेडकर जी को लगा कि अलग इलेक्टोरेट से ही दलित अपने असली नेता चुन पाएंगे, उन्हें राजनीतिक हक मिलेंगे। जबकि गांधी जी को इसमें अंग्रेजों की साजिश दिखी, हिंदू समाज को तोड़ने की, भारत को और कमजोर करने की। उन्होंने इसके विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सोचिए, पूरा देश हिल गया, दबाव बना।
और आखिरकार अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ, समझौता। हाँ, तो इसमें क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं होंगे, लेकिन जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उनमें उनके लिए आरक्षित सीटें लगभग दोगुनी कर दी गईं। अच्छा, तो ये एक बड़ा फैसला था। इसने फौरी तौर पर बंटवारा तो रोक दिया। हाँ, लेकिन दलित प्रतिनिधित्व का सवाल वो हमेशा के लिए भारतीय राजनीति के सेंटर में आ गया। इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव आ रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, जिन्ना साहब, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार थे, वो धीरे धीरे एक अलग रास्ते पे जा रहे थे। बिल्कुल। वो ये कहने लगे थे कि भारत के मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग राष्ट्र। हालांकि 1937 के चुनाव हुए तो उनकी मुस्लिम लीग पार्टी वो मुस्लिम सीटों पर भी ज्यादा कामयाब नहीं हुई। हाँ, कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। एक पल को लगा कि शायद देश बंटवारे की तरफ नहीं जाएगा। पर तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और यहीं पर एक बड़ी राजनीतिक चूक हुई कांग्रेस से। अंग्रेजों ने भारत को युद्ध में झोंक दिया बिना भारतीय नेताओं से पूछे, और कांग्रेस ने इसके विरोध में अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। ये विरोध का एक तरीका था, पर इसका नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक मैदान खाली हो गया। और इस खाली मैदान का फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने, अंग्रेजों ने भी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने लीग को कांग्रेस के बराबर का दर्जा देना शुरू कर दिया ताकि कांग्रेस पर दबाव बना रहे। और जब कांग्रेस के बड़े नेता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल में थे। हाँ, जब गांधी जी ने कहा था करो या मरो, उस दौरान लीग ने अपना संगठन मजबूत किया, अपना असर बढ़ाया। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों पर दबाव तो बढ़ाया, पर इसका एक अनचाहा नतीजा ये भी हुआ कि लीग और मजबूत हो गई। युद्ध खत्म हुआ, 1946 में फिर चुनाव हुए और इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। मुस्लिम लीग ने केंद्र और प्रांतों में ज्यादातर मुस्लिम आरक्षित सीटें जीत ली। अब जिन्ना के पास ये दावा करने का एक मजबूत आधार था कि वो ही भारतीय मुसलमानों के अकेले प्रतिनिधि हैं और वो पाकिस्तान चाहते हैं। अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, भारत को एकजुट रखने की एक आखिरी कोशिश। हाँ, जिसमें प्रांतों को ज्यादा अधिकार देने की बात थी, लेकिन जिन्ना और नेहरू के बीच सहमति नहीं बन पाई। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग और तेज कर दी। और फिर आया वो काला दिन, 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई का आह्वान किया। कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, हिंदू भी मुसलमान भी। नफरत की आग जैसे पूरे देश में फैलने लगी। सुलह के रास्ते बंद होते दिख रहे थे। तभी लॉर्ड माउंटबैटन भारत के वाइसरॉय बनकर आए। उन्होंने हालात देखे और तेजी से ये नतीजा निकाला कि अब बंटवारे के अलावा कोई चारा नहीं। नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को भी बहुत भारी मन से देश को और खून खराबी से बचाने के लिए शायद ये कड़वा सच मानना पड़ा। हालांकि गांधी जी बंटवारे के आखिर तक खिलाफ थे, वो बहुत दुखी थे। और फिर सिर्फ कुछ हफ्तों में सर सिरिल रैडक्लिफ, एक अंग्रेज वकील जिन्हें भारत की जमीनी हकीकत का शायद कोई अंदाजा नहीं था, उन्होंने नक्शे पर एक लकीर खींच दी। ये लकीर सिर्फ जमीन पर नहीं खींची, ये लोगों के घरों, परिवारों, जिंदगियों और दिलों के बीच खिंच गई। नतीजा 15 अगस्त 1947 की सुबह, आजादी, लेकिन साथ में इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन, दंगे। करीब 10 लाख लोगों की मौत, करोड़ों लोग अपने ही वतन में बेघर शरणार्थी। 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब जवाहरलाल नेहरू अपना वो मशहूर भाषण दे रहे थे, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, भारत अपनी किस्मत से मिल तो रहा था, पर एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। अंग्रेजों की वो फूट डालो और राज करो की नीति आखिरकार कामयाब हुई। हाँ, पर उसने उस भारत को ही तोड़ दिया जिस पर वो राज करते थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारत का लोकतंत्र, जो आज दुनिया में एक मिसाल है, वो अंग्रेजों की देन है? या फिर ये उन अनगिनत भारतीयों के संघर्ष, उनके बलिदान, उनके सपनों का नतीजा है, जिन्होंने बंटवारे के इतने गहरे जख्म सहकर भी एक मजबूत अनेकता में एकता वाले देश को खड़ा किया? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि इतिहास की इन घटनाओं से, इन किरदारों के फैसलों से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या आपसी मतभेद कभी इतने बड़े हो सकते हैं कि हम अपने ही घर को बांट दें? भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए अतीत को समझना कितना जरूरी है, ये हमें सोचना। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 8, ब्रिटिश राज, नेक इरादों वाले शासक या अकाल और अत्याचार के गुनाहगार। नमस्कार। नमस्कार। ब्रिटिश राज अक्सर एक तस्वीर पेश की जाती है ना, कि हाँ वो थे तो तानाशाह पर नेक इरादों वाले।
मतलब इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, ये बात बहुत सुनने में आती है कि ठीक है, हमसे लोकतंत्र छीन लिया, पर शासन तो बढ़िया चलाया, समझदारी से। लेकिन क्या ये सच है? हमारे पास ब्रिटिश राज, अकाल और अत्याचार किताब के कुछ अंश हैं, और आज हम इन्हीं के जरिए जरा गहराई में उतरेंगे। ब्रिटिश राज में जो भयानक अकाल पड़े, क्या वो बस मतलब किस्मत का फेर था या कुछ और था? बिल्कुल, क्योंकि जब हम उन अकालों को देखते हैं जिनमें करोड़ों जाने गईं, तो वो नेक इरादे वाली तस्वीर थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। धुंधली क्या, शायद गायब भी हो जाती है। ये सिर्फ खाने की कमी का मामला नहीं था जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नीतियों का, नजरिए का मामला था। और जो आंकड़े हैं वो तो दिल दहला देते हैं। लगभग 3 से 3.5 करोड़ भारतीय जी भूख से मारे गए। हाँ, ये आंकड़ा लगभग उतना ही है जितने लोग पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। सोचकर भी डर लगता है। बंगाल का अकाल, फिर 1943 वाला भी, उड़ीसा, मद्रास, ये लिस्ट लंबी है। और सबसे अजीब बल्कि भयानक बात क्या है क्या? कि जिस वक्त यहाँ लाखों लोग सचमुच दाने दाने को मोहताज थे, भूखे मर रहे थे, उसी वक्त भारत से हजारों टन अनाज ब्रिटेन जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मतलब अनाज था देश में। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने इसी पहेली को समझाया है। वो कहते हैं कि अकाल अक्सर अनाज की कुल कमी मतलब शॉर्टेज से नहीं होता, तो फिर बल्कि अनाज तक पहुंच की कमी से होता है। लैक ऑफ एक्सेस जिसे कहते हैं। हो सकता है कि गोदाम भरे हों पर लोगों के पास उसे खरीदने के पैसे ही ना हो, या सरकार उन तक पहुंचा ही ना रही हो। अच्छा। और जहां लोकतंत्र होता है, प्रेस आजाद होती है, वहां सरकार पर एक दबाव रहता है, उन्हें जवाब देना पड़ता है, आवाज उठती है। ब्रिटिश राज में वो चीज गायब थी, वो जवाबदेही थी ही नहीं। शायद इसीलिए आजादी के बाद भारत में फिर वैसा भयानक, वैसा बड़ा अकाल कभी नहीं पड़ा। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। जवाबदेही बढ़ी, सरकार की प्राथमिकताएं बदली। तो सवाल यह है कि अंग्रेजों ने मदद क्यों नहीं की? मतलब उनकी तरफ से क्या तर्क थे? वो मुख्य तौर पर 3 बातें कहते थे, आज सुनने में शायद बहुत अजीब लगे। पहली थी फ्री ट्रेड, मुक्त बाजार। फ्री ट्रेड अकाल के समय में? हाँ, उनका कहना था कि सरकार बाजार के काम में दखल नहीं देगी। अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं तो छूने दो, सरकार सस्ता अनाज नहीं बेचेगी। कमाल है। और दूसरा था मैल्थुसियन सिद्धांत। एक सोच थी कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और ये अकाल वगैरह तो प्रकृति का तरीका है आबादी कम करने का, तो हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मतलब लोगों को मरने दिया जाए, ये सोच थी। एक हद तक हाँ। और तीसरी वजह थी फाइनेंशियल प्रूडेंस, यानी सरकारी खजाना बचाना है, राहत के कामों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। वो फिजूल खर्ची मानते थे इसे। तो आर्थिक सिद्धांत और बजट इंसानी जानों से ऊपर थे। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण देखिए, 1866 का उड़ीसा अकाल, लाखों लोग मर रहे थे। तब बंगाल के गवर्नर थे सर सेसिल बीडन। उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कम कीमत पर अनाज बेचने की कोशिश की तो ये तो व्यापारियों के साथ डकैती जैसा होगा। क्या डकैती? लोगों की जान बचाने को डकैती का? हाँ। और वाइसरॉय लॉर्ड लिटन का रवैया तो और भी सख्त था। उन्होंने साफ हुक्म दिया कि राहत कार्य जितने कम हो सके उतने कम हो, और अनाज की कीमत कम करने के लिए सरकार बिल्कुल दखल ना दे। ये तो अमानवीय है। और सुनिए, 1877 के अकाल में उन्होंने एक टेम्पल वेज शुरू की, राहत कार्य के बदले मजदूरी। अच्छा, कुछ काम के बदले खाना। हाँ, पर वो मजदूरी इतनी कम थी, उसमें मिलने वाला खाना इतना कम था कि बाद में जब हिसाब लगाया गया तो वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप के कैदियों को मिलने वाले राशन से भी कम था। हे भगवान! नाजी कैंप से भी कम। जी हाँ, तो एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि लंदन भारत की रोटी खा रहा था और भारत यहाँ भूखा मर रहा था। तो क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अकाल नहीं पड़ते थे? तब क्या होता था? अकाल तो देखिए प्राकृतिक आपदा है, पहले भी पड़ते थे, लेकिन जो भारतीय शासक थे उनका रवैया अलग था। कैसे? वो फौरन टैक्स माफ करते थे, अनाज की कीमतें तय कर देते थे ताकि कोई जमाखोरी ना कर सके, अनाज को राज्य से बाहर भेजने पर रोक लगा देते थे। और समाज क्या करता था? समाज भी पीछे नहीं रहता था। जो अमीर लोग थे, जमींदार थे, मंदिर थे, वो दान देना, लंगर चलाना इसे अपनी जिम्मेदारी समझते थे, एक नैतिक कर्तव्य मानते थे, जिसे अंग्रेज फिजूल खर्ची कह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार की मदद ना के बराबर थी, तब कई भारतीय संगठन आगे आए, जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। आम लोगों ने भी बहुत काम किया। हाँ, सुना है, गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका से चंदा इकट्ठा करके भेजा था। जी बिल्कुल।
ये दिखाता है कि भारतीय समाज में वो मदद की भावना थी जिसे ब्रिटिश नीतियों ने कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। तो अंग्रेज अपने इस भयानक नाकामी को दुनिया से छुपाते कैसे थे? वो अक्सर आंकड़ों का इस्तेमाल करते थे, जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल रिटोरिक। न्यूमेरिकल रिटोरिक मतलब आंकड़ों को इस तरह पेश करना कि सब ठीक लगे, मौतों की संख्या कम करके दिखाना, राहत कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ताकि लंदन में बैठे उनके अफसर खुश रहें कि देखो कितना कुशल शासन चल रहा है। वाह! और इसका कोई बड़ा उदाहरण? सबसे बड़ा और शायद सबसे भयानक उदाहरण है 1943 का बंगाल अकाल और विंस्टन चर्चिल का रवैया। चर्चिल, जिन्हें वॉर हीरो माना जाता है। हाँ, वही चर्चिल। उस वक्त लाखों बंगाली भूखे मर रहे थे और चर्चिल ने जानबूझकर, ये जानते हुए भी, अनाज का जहाज बंगाल भेजने के बजाय यूरोप में ब्रिटिश सैनिकों और बाकी लोगों के लिए भेज दिया। जानबूझकर? हाँ, रिकॉर्ड्स बताते हैं जब उनके अधिकारियों ने उनसे भारत में मर रहे लोगों की बात की तो उनका जवाब था कि भारतीय तो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, उनकी आबादी वैसे भी ज्यादा है। ये तो नस्लवादी टिप्पणी है। बिल्कुल। यही नहीं, अमेरिका और कनाडा ने मदद के तौर पर अनाज भेजना चाहा तो चर्चिल सरकार ने उस मदद को भारत पहुंचने ही नहीं दिया, उसे रास्ते में ही रोक दिया या कहीं और भेज दिया। तो ये इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म वाली बात तो बिल्कुल खोखली लगती है। खोखली ही है, ये सिर्फ अकाल तक सीमित नहीं था। अच्छा, और कहाँ दिखता है रवैया? महामारियों को देख लीजिए। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में फैला तो सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई, 1.25 करोड़ लोग। 1.25 करोड़? हाँ, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने पब्लिक हेल्थ बहुत सुधारा, लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज भारतीय दानदाताओं ने बनवाए थे। अंग्रेजों की प्राथमिकताएं अलग थीं, रेलवे बनाना, सेना का खर्च, प्रशासन, ये सब ज्यादा जरूरी था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये जो ब्रिटिश राज के दौरान करोड़ों मौतें हुई अकालों से, ये सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई नीतियां थी, उनकी आर्थिक सोच, उनकी उदासीनता और हाँ, कहीं ना कहीं एक नस्लवादी नजरिया भी, इन सब का मिलाजुला नतीजा था ये सब। तो वो जो कहानी सुनाई जाती है नेक इरादों वाले शासन की, उस पर तो एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही देश आजाद हुआ ये बड़े पैमाने वाले अकाल एकदम से रुक गए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये शासन के तरीके, सरकार की अपने लोगों के प्रति जवाबदेही और सबसे बढ़कर इंसानी जिंदगी की कीमत, इन सब के आपसी रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहता है। शायद आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं होता, शायद उसका मतलब जीने का हक भी होता है। हाँ बिल्कुल, इस पर हमें सोचना चाहिए। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 9, क्रूरता बनी ब्रिटिश राज की पहचान, जबरदस्ती का विस्थापन और जलियांवाला बाग का दर्द। स्वागत। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। जरा सोचिए, लाखों लोग अपने ही घर से हजारों मील दूर भेज दिए गए हमेशा के लिए। बिल्कुल, ये कोई मर्जी से नहीं गए थे। हम बात कर रहे हैं जबरदस्ती के विस्थापन की, जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया इंडेंचर्ड लेबर और सजा के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन। और सिर्फ यही नहीं, उस दौर की क्रूरता, उसकी बेरहमी पर भी बात करेंगे। जलियांवाला बाग जिसका एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। हाँ, जो दस्तावेज हमने देखे हैं वो एक बहुत गहरी और सच कहूं तो अक्सर दर्दनाक तस्वीर दिखाते हैं उस वक्त की। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। कहानी शुरू होती है करीब 1787 के आसपास। अंग्रेजों ने अपनी जेलें खाली करने के लिए क्या किया? उन्होंने भारतीय कैदियों को, जिनमें कहीं तो बस छोटे मोटे जुर्म या कर्ज के मारे लोग थे, उन्हें जहाजों में भरा और दूर दराज के द्वीपों पर भेज दिया। कहाँ? मतलब किन जगहों पर? जैसे सुमात्रा, पेनांग, सिंगापुर, मॉरिशस। यह सजा के तौर पर देश निकाला था, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, और फिर इसके बाद वो इंडेंचर वाला सिस्टम आया। हाँ, वो बाद में आया और वो ज्यादा बड़े पैमाने पर था। इसमें लाखों भारतीयों को कभी धोखे से, कभी उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? कागज पर तो अच्छी कमाई का वादा था, पर असल में उन्हें 5 से 7 साल के लिए बहुत कम मजदूरी पर दूर देशों में काम करने भेजा गया, जैसे गुयाना, कैरिबियन द्वीप, दक्षिण अफ्रीका, फिजी। खेतों में सड़कें बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, सस्ती मजदूरी चाहिए थी उन्हें। अनुमान है कि करीब 19 लाख से 35 लाख लोग इस तरह भेजे गए। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन लोगों का सफर
वो कैसा था? जहाजों पर? वो सफर भयानक था। हमारे स्रोत बताते हैं जैसे 1856-57 में कलकत्ता से त्रिनिदाद जाने वाले जहाजों पर मृत्यु दर देखिए, मर्दों में 12% से ज्यादा, 12%? औरतों में 18.5%, और बच्चों का तो पूछिए मत, 28% से लेकर 55% तक। 55%? मतलब आधे से ज्यादा बच्चे रास्ते में ही? हे भगवान! हाँ, ये गुलामों को ले जाने वाले जहाजों से भी ज्यादा खतरनाक था। कई बार जिंदा पहुंच जाना ही समझिए एक लॉटरी जीतने जैसा था। और जो पहुंच गए, क्या वो वापस आ पाए? कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल का होता था शायद। कागज पर तो 5 साल बाद लौटने का हक था, पर असल में नियम ऐसे बना दिए गए थे, वापसी का किराया या शर्तें ऐसी थीं कि कोई वापस आ ही ना पाए। मतलब वो अपनी जड़ों से हमेशा के लिए कट गए। हाँ, हमेशा के लिए। इसी अकेलेपन, इसी दर्द ने उन लोगों में एक अजीब सा भाईचारा भी पैदा किया, जिसे ब्रदरहुड ऑफ द बोट कहा गया। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, ये लाखों जिंदगियों को उजाड़ना था। ये तो हुई एक तरह की धीमी क्रूरता, लेकिन ब्रिटिश राज में खुली सीधी क्रूरता भी थी। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह को जिस बेरहमी से कुचला गया, लोगों को तोपों से उड़ाना, फांसी देना, दिल्ली शहर की तबाही, वो सब भयानक था। हाँ। लेकिन एक घटना है जो ब्रिटिश क्रूरता का जैसे प्रतीक बन गई। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर, जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन है ना? हाँ, हजारों लोग जमा थे, मर्द, औरतें, बच्चे। कई तो आसपास के गांवों से मेला देखने आए थे, शांति से बैठे थे। और फिर जनरल डायर आया। हाँ, जनरल डायर सैनिकों के साथ। उसने बाग का जो निकलने का एक ही तंग रास्ता था, उसे बंद करवाया, और फिर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। बिल्कुल। उसने बाद में कहा भी कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था, वो एक नैतिक असर डालना चाहता था, डराना चाहता था लोगों को। नैतिक असर? गोलियां चलाकर? हाँ, और उसने जानबूझकर उन हिस्सों में गोलियां चलवाईं जहां सबसे ज्यादा लोग थे। सिर्फ 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। 1650 राउंड? सरकारी आंकड़ा कहता है 379 मौतें, 1100 से ज्यादा घायल, पर असल संख्या यकीनन इससे कहीं ज्यादा थी। और इसके बाद उसने घायलों की मदद भी नहीं करने दी? नहीं, शहर में कर्फ्यू लगा दिया। लोग रात भर वहीं पड़े तड़पते रहे। बाद में लोगों को पेट के बल रेंग कर चलने पर मजबूर किया गया, कोड़े मारे गए। ये सब जानबूझकर किया गया अपमान था। इस घटना ने तो पूरे देश को हिला दिया होगा। हाँ बिल्कुल। इसने गांधी जी समेत बहुत से भारतीयों का अंग्रेजी राज और उनके न्याय से भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब वापस कर दिया। ये वो पल था शायद जब लोगों को लगा कि अंग्रेजों की नजर में उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। सही कहा। और विडंबना देखिए, डायर को सजा तो मिली नहीं, बल्कि ब्रिटेन में कुछ तबकों ने उसे हीरो की तरह देखा। उसके लिए पैसे जमा किए गए। तो ये जबरदस्ती का पलायन, वो भयानक समुद्री सफर, और फिर जलियांवाला बाग जैसी दिल दहला देने वाली क्रूरता, ये सब क्या बताता है हमें ब्रिटिश राज के बारे में? यही कि वो सिर्फ व्यापार या प्रशासन नहीं था, वो ताकत का राज था। जैसे एक ब्रिटिश मंत्री ने खुद कहा था 1928 में, हमने भारत को तलवार के जोर पर जीता था और तलवार के जोर पर ही रखेंगे। ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि सत्ता अपने मकसद के लिए किस हद तक जा सकती है। बिल्कुल। और इसीलिए इतिहास के इन पन्नों को याद रखना जरूरी है, ताकि हम समझें कि आजादी क्या चीज है और क्यों इंसानियत हमेशा सत्ता से ऊपर रहनी चाहिए। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जब सत्ता और इंसानियत आमने सामने खड़ी हो तो किसी के लिए सही रास्ता चुनना कितना मुश्किल या आसान होता है? इस पर जरूर सोचिएगा। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 10, अंग्रेजों के तोहफे, रेलवे, शिक्षा और उनके पीछे की कड़वी सच्चाई। स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी परत खोलने जा रहे हैं जो अक्सर दबी रह जाती है। सोचिए, एक जमाना था जब कहा गया शुरुआत में 2 राष्ट्र थे, एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य, दूसरा एक पिछड़ा हुआ मतलब अर्ध सामंती इलाका। पहला भारत था, दूसरा इंग्लैंड। सुनने में अजीब लगता है ना? और ये बात तो हमने सुनी ही है कि भाई अंग्रेज आए, उन्होंने रेलवे दी, अंग्रेजी सिखाई, भारत को मॉडर्न बनाया। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं जो कहानी को थोड़ा अलग ढंग से बताते हैं। तो चलिए आज इन्हीं तथाकथित तोहफों पर जरा गौर करते हैं, देखते हैं कि असल में इनके पीछे क्या चल रहा था।
सबसे पहले रेलवे, अंग्रेजों का सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है इसे। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा इसी का ढिंडोरा पीटा जाता है। लेकिन जो स्रोत है वो बताते हैं कि पटरी बिछाने का पहला मकसद भारत का भला करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका अपना फायदा था। हाँ, मतलब भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल जैसे कपास, कोयला, वो सब बंदरगांव तक पहुंचाना था। ताकि इंग्लैंड में उनकी फैक्ट्रियां चलती रहें। और हाँ, ये भी था कि अपनी फौज को तेजी से कहीं भी पहुंचा सके, नियंत्रण बना रहे। सही बात। और पता है, जिस तरीके से ये रेल बनी वो तो कमाल ही है। अच्छा, कैसे? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जो ब्रिटिश कंपनियां पैसा लगा रही थी ना, उन्हें उनके पैसे पर 5% मुनाफे की पक्की गारंटी दी गई थी। पक्की गारंटी किसने दी? भारत सरकार ने। मतलब पैसा किसका लग रहा था? हम भारतीयों का, टैक्स पेयर्स का। अरे, अब आप सोचिए, जब मुनाफा पक्का है तो कोई कंपनी लागत कम करने की क्यों सोचेगी? हाँ, बात तो सही है। ज्यादा खर्चा दिखाओ, ज्यादा 5% कमाओ। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि भारत में रेल लाइन बिछाने का खर्चा अमेरिका जैसे देशों से भी कहीं ज्यादा बैठ गया। ये था प्राइवेट एंटरप्राइज एट पब्लिक रिस्क। मतलब मुनाफा अंग्रेजों का और जोखिम हम भारतीयों का। वाह। और आम भारतीयों का क्या? उनका सफर कैसा था इन ट्रेनों में? अरे पूछे मत, 3rd क्लास के डिब्बे, लकड़ी की सख्त बेंचें, कोई सुविधा नहीं, टॉयलेट तक नहीं होते थे कई बार। भेड़ बकरियों की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसी ठूस दिया जाता था। सफर करना मतलब एक सजा थी। लेकिन दूसरी तरफ जो माल ढुलाई थी, हाँ। उसका किराया दुनिया में सबसे सस्ता रखा गया, ताकि अंग्रेज व्यापारियों का फायदा हो। अच्छा, तो असली खेल ये था, कमाओ गरीब यात्रियों से और फायदा पहुंचाओ अपने अंग्रेज व्यापारियों को। यही बिल्कुल यही। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। नौकरियों को देखिए, उसमें भी कुछ था। हाँ, जबरदस्त भेदभाव। जितने भी बड़े और अहम पद थे, ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, वो सब शुरू में गोरों के लिए थे। सिर्फ अंग्रेजों के लिए? हाँ, बाद में जब कुछ भारतीय और एंग्लो इंडियन रखे भी गए तो उन्हें छोटे मोटे काम ही मिलते थे, प्रमोशन नहीं। क्यों? अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय जो हैं वो आपात स्थिति, मतलब कोई मुश्किल हालात संभाल ही नहीं सकते। क्या वाकई, या ये बस एक बहाना था? मतलब नस्ल के आधार पर? लगता तो यही है, ये सिर्फ काबिलियत का सवाल तो नहीं लगता। और एक बात और है जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। बताइए। भारत में ही बंगाल में जमालपुर और अजमेर की वर्कशॉप्स में बहुत अच्छे और सस्ते रेल इंजन बनने लगे थे। हाँ, ये सच है। अपना देश, अपने इंजन, कितनी बड़ी बात थी ये। लेकिन अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें अपना धंधा चौपट होने का डर था। हाँ, उन्हें लगा कि अगर भारत खुद इंजन बनाने लगेगा तो ब्रिटेन से आने वाले महंगे इंजन कौन खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया? 1912 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाकायदा कानून बनाकर भारत में इंजन बनाना ही बंद करवा दिया। क्या कह रहे हैं? बंद ही करवा दिया? हाँ, जरा सोचिए, जो देश खुद अच्छी और सस्ती चीज बना सकता था, उसे बाहर से खरीदने पर मजबूर कर दिया गया। और ये दशकों तक चला। रेलवे के बाद अब आते हैं दूसरे बड़े तोहफे पर, अंग्रेजी भाषा और शिक्षा। हाँ, इसका भी बहुत जिक्र होता है कि इसी से भारत में आधुनिक सोच आई। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो साक्षरता दर कितनी थी? सिर्फ 16%। बहुत कम। और महिलाओं की, वो तो सिर्फ 8% थी। जबकि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ शिक्षा की अपनी पुरानी व्यवस्था थी। गुरुकुल थे, पाठशालाएं थी, मदरसे थे। नालंदा जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी भी तो थी। बिल्कुल। अंग्रेजों ने उस पूरे सिस्टम को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। असल में अंग्रेजी सिखाने का मकसद कुछ और ही था। क्या था? लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में ये साफ साफ कहा था, हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी हो, पर सोच, पसंद, विचारों और नैतिकता में अंग्रेज हो। अच्छा। क्यों? ताकि वो करोड़ों भारतीयों और मुट्ठी भर अंग्रेज शासकों के बीच इंटरप्रेटर, मतलब दुभाषिए का काम कर सके। उनका इरादा आम जनता को शिक्षित करना का भी था ही नहीं। तो ये भी शासन चलाने का एक तरीका था, एक चाल। हाँ बिल्कुल। ने हमें अपनी ही जड़ों से, अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर भी कर दिया। ये भी एक पहलू है। तो कुल मिलाकर देखें तो रेलवे हो या अंग्रेजी शिक्षा, जिन्हें अक्सर ब्रिटिश राज के फायदे गिनाया जाता है, हाँ, उनकी कहानी इतनी सीधी नहीं है। स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि इनके पीछे ब्रिटिश हित ज्यादा हावी थे। भारत का भला वो शायद दूसरे नंबर पर था। तो इसका मतलब यही निकलता है कि इतिहास को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। हर कहानी के कई पहलू होते हैं और जरूरी है कि हम उन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करें। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अगली बार जब भी कोई औपनिवेशिक काल, मतलब गुलामी के दौर के तथाकथित विकास की बात करें, तो ये जरूर सोचिएगा कि ये विकास असल में किसके लिए था।
और इसकी असली कीमत किसने चुकाई? हाँ, और क्या तरक्की पाने का रास्ता सिर्फ गुलामी से होकर ही गुजर सकता था या कोई और तरीका भी हो सकता था? Now starting Chapter 11 ब्रिटिश विरासतें, शिक्षा, चाय और क्रिकेट। नमस्कार। आज हम ब्रिटिश राज की कुछ ऐसी विरासतों को कुरेद रहे हैं जो आज भी मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। हाँ, जैसे कि हमारी शिक्षा का सिस्टम, सुबह की चाय और क्रिकेट का वो जुनून। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और रिसर्च है इस पर, तो देखते हैं कि ये चीजें आई कैसे और हम पर इनका असर क्या पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि 1859-60 में बंगाल में सरकार ने शिक्षा पर उतना ही पैसा खर्च किया जितना फौजी बैरकों की मरम्मत पर। हाँ, करीब करीब 10 लाख रुपए। ये दिखाता है कि मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या थी। सही। असल में उनका मकसद कोई पूरे भारत को पढ़ाना लिखाना नहीं था, वो तो बस ये चाहते थे कि कुछ भारतीय अंग्रेजी सीख लें ताकि क्लर्क वगैरह बन सकें, राज चलाने में मदद के लिए। हाँ, बिल्कुल छोटे मोटे काम करने के लिए। मैं कॉलेज ऐसे लोग तो मानते थे कि भाई यूरोप का जो ज्ञान है, साहित्य है, वो भारत की सदियों पुरानी चीजों से कहीं बेहतर है। और इतिहास भी ऐसे पढ़ाया गया जिससे लगे कि अंग्रेजों का आना तो भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ, और हमारी अपनी कहानियां, रामायण महाभारत, वो सब पढ़ाई से बाहर। लेकिन देखिए, इसका एक उल्टा असर भी हुआ जिसकी शायद अंग्रेजों ने कल्पना नहीं की थी। हाँ। क्या? क्योंकि शिक्षा उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं थी ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज में बड़े पद जैसे वाइस चांसलर के वो भारतीयों को मिलने लगे 20वीं सदी की शुरुआत तक। अच्छा। हाँ, ये दिलचस्प है। और फिर ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, उन्होंने इसी अंग्रेजी शिक्षा का इस्तेमाल किया समाज को बदलने के लिए, हक की लड़ाई के लिए। बिल्कुल सही। ये एक अजीब सी बात है ना कि जिस सिस्टम को दबाने के लिए बनाया उसी ने आवाज उठाने का हथियार दे दिया। हाँ। और दूसरी तरफ गांधी जी जैसे लोग थे जो इस पूरी पश्चिमी शिक्षा के सख्त खिलाफ थे। उनको लगता था कि ये हमें अपनी जड़ों से काट रही है, हम अपनी संस्कृति से दूर कर रही है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने वो वर्धा स्कीम का आइडिया भी दिया था 1937 में जी, जिसमें था कि बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि हाथ का कोई हुनर सिखाओ, अपनी भाषा में पढ़ाओ। सही। तो अंग्रेजी भाषा जो है वो एक विरासत तो है, पर बड़ी मिली जुली सी विरासत है। हाँ, कह सकते हैं। इसने हमें दुनिया से जोड़ा भी, पर शायद खुद से थोड़ा दूर भी किया। अच्छा, अब शिक्षा से आगे बढ़ते हैं। हाँ। एक और चीज जो अंग्रेज लाए और आज घर घर में है, चाय। चाय। हाँ। और इसमें मजेदार बात यह है कि वो जो अमेरिका में बॉस्टन टी पार्टी हुई थी 1773 में, हाँ सुना है। उसमें जो चाय फेंकी गई थी वो भारत की नहीं थी, वो चीन की चाय थी। अरे हाँ, ये बात कम लोगों को पता होगी। असल में अंग्रेज चाय के इतने शौकीन थे, पर उन्हें चीन से मंगवानी पड़ती थी, बहुत महंगी पड़ती थी। तो उन्होंने सोचा कि भारत में ही उगाते हैं। बिल्कुल, चीन पर निर्भरता खत्म करनी थी। एक अंग्रेज था रॉबर्ट फॉर्चून, वो तो जासूस बनकर चीन गया पौधे चुराने। हाँ, कोशिश तो की पर वो कामयाब नहीं हुई। असली सफलता तब मिली जब पता चला कि अरे, असम के जंगलों में तो चाय का पौधा अपने आप उगता है, भारतीय किस्म का। अच्छा, फिर तो बागान लग गए होंगे जोर शोर से। हाँ, बड़े पैमाने पर बागान लगे। लेकिन ये भी सच है कि उन बागानों में जो मजदूर काम करते थे उनकी हालत बहुत खराब थी, बहुत शोषण होता था उनका। और ये चाय शुरू में हमारे लिए थी भी नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी चाय इंग्लैंड जाती थी। भारत में तो इसे बेचना तब शुरू किया जब 1930 के दशक में वो आर्थिक मंदी आई थी ना दुनिया भर में। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, तब इंग्लैंड में मांग कम हो गई तो उन्होंने सोचा चलो भारत में ही बेचते हैं। और आज देखिए, चाय के बिना तो हमारी सुबह नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इन चाय और कॉफी के बागानों के लिए कितने जंगल काटे गए, कितने जानवरों के घर उजड़े। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। खैर, चाय की चुस्कियों के साथ एक और अंग्रेजी विरासत की याद आती है, क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। आशीष नंदी जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने तो एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि क्रिकेट असल में एक भारतीय खेल है जिसे अंग्रेजों ने बस गलती से खोज लिया। हाँ, ये कैसे? उनका कहना था कि इसकी जो धीमी रफ्तार है, अनिश्चितता है, मतलब 5 दिन खेलो और फिर भी ड्रॉ हो जाए। हाँ, ये तो है। आउट होने के इतने सारे तरीके, ये सब कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन जैसा है, या जैसे शास्त्रीय संगीत होता है ना, जटिल सा। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल नया है। मतलब जैसे जिंदगी में कुछ पक्का नहीं, वैसे ही क्रिकेट में भी।
हाँ, और ये खेल भारत की विविधता को भी दिखाता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग इलाके के लोग सब एक साथ एक टीम में। बिल्कुल। अंग्रेज तो सोचते थे कि वो क्रिकेट सिखाकर हमें सभ्य बना रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। पर हमने उसे अपनी पहचान, अपने राष्ट्रवाद से जोड़ लिया। हाँ, खासकर बंगाल में। वहां तो अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में हराना मतलब मर्दानगी साबित करने जैसा हो गया था। और रणजी जैसे खिलाड़ी हुए जो इंग्लैंड के लिए खेले, हीरो बने। हाँ, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी समाज में पूरी तरह घुल मिल नहीं पाए, हमेशा थोड़े बाहरी ही रहे। सही कहा। और अंग्रेजों ने यहाँ भी वो फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। हिंदू टीम, मुस्लिम टीम, पारसी टीम, इनके बीच टूर्नामेंट करवाए। हाँ, बॉम्बे पेंटेंगुला। पर आखिरकार ये खेल हमारा हो गया। भारतीयों ने इसे पूरी तरह अपना लिया। और आज तो खैर दुनिया में क्रिकेट मतलब भारत। बिल्कुल। तो देखिए, शिक्षा, चाय, क्रिकेट शुरू अंग्रेजों ने किया अपने मतलब के लिए। हाँ। पर आज ये चीजें हमारी रगों में है। अंग्रेजी जरूरत है, चाय आदत है, क्रिकेट जुनून है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर मान लीजिए अंग्रेज ना आते तो क्या ये सब हमारी जिंदगी में होता, या शायद किसी और शक्ल में होता। हाँ, या कुछ और ही होता शायद। ये विरासतें हैं तो, पर बड़ी उलझी हुई सी हैं, अच्छी भी बुरी भी। बिल्कुल, बहुत कुछ है सोचने को। और आज के लिए बस यही एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे हमने अंग्रेजी, चाय और क्रिकेट को अपना बना लिया, क्या हमारी सोच में, हमारे समाज के तौर तरीकों में ऐसी और भी कई अनदेखी विरासतें छुपी हैं जिन पर हमें कभी-कभी रुककर सोचना चाहिए, उन पर सवाल करना चाहिए। Now starting Chapter 12 क्या सच में भारत का भला हुआ या यह शोषण का दौर था? एक ऐतिहासिक विश्लेषण। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक अहम और अक्सर विवादित दौर पर नजर डालेंगे, भारत पर ब्रिटिश राज। हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं, साम्राज्य का असंतुलन, भारत का एक दृष्टिकोण। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा था, बुरा था, या फिर जैसा अक्सर होता है कहानी थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इतिहास को ना सिर्फ काले या सफेद में देखना आसान होता है। हाँ। पर सच्चाई अक्सर बीच में कहीं होती है। हाँ। जैसे कुछ इतिहासकार हैं, फर्ग्यूसन का नाम आता है, जो मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया में ट्रेड बढ़ाया, कानून व्यवस्था दी, मतलब कुल मिलाकर एक अच्छी चीज थी। अच्छा। पर ये किताब जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, वो इस दावे पर आप कह सकते हैं गहरे सवाल उठाती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। किताब कहती है कि जिसे फर्गसन संसाधनों का बेहतरीन आवंटन कह रहे हैं, वो असल में भारत जैसे देशों के लिए क्या लेकर आया? जमीन छिनना, भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, गुलामी, ये कैसा बेहतरीन आवंटन हुआ फिर? बिल्कुल। स्रोत इसके लिए आंकड़ों का सहारा लेता है। सोचिए, 1750 के आसपास जब अंग्रेजों का प्रभाव बस बढ़ना शुरू ही हुआ था, तब भारत दुनिया की लगभग 23% दौलत मतलब जीडीपी पैदा कर रहा था। अकेला भारत 23% उस वक्त। हाँ। और ब्रिटेन का हिस्सा था महज 1.8%। मतलब भारत उस समय एक इकोनॉमिक पावर हाउस जैसा था। और फिर 200 साल बाद 1947 में जब आजादी मिली, तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी थी। बिल्कुल। ब्रिटेन दुनिया की जीडीपी का करीब 10% बना रहा था। और भारत की हिस्सेदारी गिरकर, आप यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ 3 से 4% रह गई थी। ओह। एक समय का अमीर देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोग सिर्फ 16%, और एवरेज उम्र वो तो और भी चौंकाने वाली है, महज 27 साल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस वक्त के लोगों की जिंदगी की सच्चाई बयान करते हैं। 27 साल। हाँ। आज के समय में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो स्रोत का साफ इशारा है कि अंग्रेजों का जो मेन मकसद था वो भारत का भला करना कतई नहीं था, बल्कि अपने देश ब्रिटेन को अमीर बनाना था। जी, स्रोत का यही मुख्य तर्क है। उनका जो फोकस था वो भारत का एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण था। भारतीयों का वेलफेयर, उनका कल्याण उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं था ही नहीं, अगर था भी तो बहुत नीचे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक छोटा सा उदाहरण बिजली का ही ले लीजिए। भारत में बिजली आई 1890 के आसपास, लेकिन अगले 50 सालों में अंग्रेजों ने भारत के जो लाखों गांव थे उनमें से कितनों तक बिजली पहुंचाई? सिर्फ 1500 गांवों तक। सिर्फ 1500? इतने बड़े देश में? हाँ। क्यों? क्योंकि उनका मकसद अपने कारखानों को, अपने शहरों को, अपने बंगलों को रोशन करना था, आम भारतीय के घर में रोशनी पहुंचाना नहीं। ये तो साफ है कि विकास भी अपने ही फायदे के हिसाब से किया गया था। लेकिन एक दलील और दी जाती है
कि अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक बुराइयां भी तो खत्म की, जैसे सती प्रथा। क्या ये उनकी अपनी पहल थी? स्रोत क्या कहता है इस पर? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। स्रोत ये बताता है कि ज्यादातर जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, जैसे सती प्रथा पर रोक या बाल विवाह के खिलाफ कानून, वो ब्रिटिश सरकार ने खुद से आगे बढ़कर नहीं किए। इनके पीछे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो हमारे समाज सुधारक थे, उनका सालों का संघर्ष था, उनका दबाव था। अच्छा। अंग्रेज तो बल्कि अक्सर स्थानीय रिवाजों का सम्मान करने का बहाना बनाकर इन मामलों से बचते थे, क्योंकि देखिए सुधार करने में पैसा भी लगता है और झंझट भी होता है। तो मतलब समाज सुधार का क्रेडिट भी पूरी तरह उन्हें नहीं दिया जा सकता, ऐसा स्रोत का मानना है। और इसी शोषण वाली मानसिकता का एक और, बल्कि शायद सबसे भयानक उदाहरण है अफीम की पॉलिसी। वो पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही परेशान करने वाली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में ब्रिटिश सरकार ने अफीम की खेती और उसके ट्रेड पर अपना पूरा कंट्रोल, मतलब एक तरह की मोनोपोली बना ली थी। भारतीय किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो चावल या गेहूं नहीं बल्कि अफीम उगाएं। मजबूर किया जाता था। जी हाँ। फिर इस अफीम को जबरदस्ती चीन में बेचा जाता था। इसी से उन्होंने बेहिसाब मुनाफा कमाया और इसी चक्कर में चीन से 2 बड़े युद्ध भी हुए, जिन्हें ओपियम वॉर्स कहते हैं। और भारत में इसका क्या असर हुआ? भारत में भी सरकार ने इसे रेवेन्यू का, मतलब कमाई का एक बड़ा जरिया बनाए रखा, जबकि हमारे राष्ट्रवादी नेता गांधी जी जैसे लोग इसका लगातार विरोध कर रहे थे। सोचिए 1930 तक भारत में 7,000 सरकारी लाइसेंस वाली अफीम की दुकानें थीं। 7,000? लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफा कमाना, ये तो वाकई दिल दहलाने वाला है। स्रोत एक और जरूरी फर्क बताता है कि भारत पर पहले भी बाहर से शासक आए थे, जैसे मुगल, पर उनमें और अंग्रेजों में क्या बुनियादी अंतर था? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क था। देखिए, मुगल बाहर से आए जरूर थे, लेकिन वो यहीं के होकर रह गए। उन्होंने यहीं शादियां की, यहीं घर बसाए, यहीं की जो कमाई थी वो यहीं खर्च की, वो हिंदुस्तानी बन गए। और अंग्रेज वो हमेशा बाहरी ही बने रहे। उनका दिल, उनका दिमाग हमेशा इंग्लैंड में रहा। यहां से जो भी कमाया वो लगातार ब्रिटेन भेजा जाता रहा। स्रोत कहता है कि वो भारत को अपना घर नहीं मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ लूटने का एक जरिया था, एक शोषणकारी उपनिवेश। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो इस किताब के अनुसार भले ही रेलवे और टेलीग्राफ जैसी कुछ चीजें अनजाने में भारत के काम आ गई हों, लेकिन ब्रिटिश राज का जो असली चेहरा था वो शोषण का था, आर्थिक बर्बादी का था, और सबसे बढ़कर भारतीयों के आत्मसम्मान को कुचलने का था। हाँ। जो नुकसान हुआ वो किसी भी तथाकथित फायदे से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी था। बिल्कुल। और आप देखिए, आज़ादी के बाद भारत ने जिस तेजी से तरक्की की है, चाहे वो इकॉनमी हो, एजुकेशन हो, लोगों की औसत उम्र बढ़ना हो, वो शायद इसी बात का सबूत है कि गुलामी की वो जंजीरें हटने के बाद देश क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या कोई देश किसी बाहरी ताकत के सहारे सभ्य या विकसित बन सकता है, या ये सफर उसे खुद ही तय करना होता है। इतिहास को याद रखना शायद इसीलिए जरूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। और अंत में स्रोत से एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाली बात है। 1921 में जब वेल्स के राजकुमार भारत आए थे, तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हें यहां सब कुछ दिया है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? तो भीड़ में से एक भारतीय ने बहुत धीरे से जवाब दिया, आत्मसम्मान सर। आत्मसम्मान। शायद यही वो सबसे बड़ी कीमत थी जो भारत ने गुलामी के दौर में चुकाई। Now starting chapter 13, The Legacy of Colonialism, Kohinoor, Gandhi and Today's World. नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म की लेगेसी के बारे में। सुनने में ये शायद आपको इतिहास का कोई पुराना चैप्टर लगे। हाँ, लगता तो है। लेकिन असल में ये हमारी आज की दुनिया की, आप कह सकते हैं, एक चाबी है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कैसे अतीत आज भी हमारे साथ चल रहा है। तो आज का मिशन है ये समझना कि ये बड़े बड़े साम्राज्य, एम्पायर्स, कैसे बने, कैसे टूटे और अपने पीछे ऐसे कौन से निशान छोड़ गए जो आज भी दिखते हैं। सोचिए, ब्रिटेन में 1997 में एक पोल हुआ था। आधे से ज्यादा लोग भूल चुके थे कि अमेरिका कभी उन्हीं का हिस्सा था। अरे हाँ, इसे कहते हैं इंपीरियल एमनीजिया, अपनी ही कहानी भूल जाना। चलिए इस गुत्थी को
सुलझाते हैं। और यही एक मतलब दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ जानकार हैं जैसे नाइल फर्गुसन, वो कहते हैं कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया को फ्री ट्रेड दिया, कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर जैसे फायदे दिए। ये एक नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे स्रोत इसी लेगेसी को, इसी विरासत को सीधे तौर पर आज कई पूर्व उपनिवेशों की पश्चिमी देशों पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस से जोड़ते हैं। तो क्या ये फायदे असल में एक तरह का जाल थे? सवाल तो यही उठता है। बिल्कुल। और इसी उलझी हुई विरासत का एक चमकता हुआ पर शायद दर्दनाक प्रतीक है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर। ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं है, ये तो सदियों का सफरनामा है। सोचिए, 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की काकतीय सल्तनत से निकला, फिर खिलजी, मुगल, फारसी नादिर शाह, अफगानी दुरानी, महाराजा रंजीत सिंह और आखिर में 1849 में अंग्रेजों तक। कितनी कहानियां जुड़ी हैं इससे। हर हाथ ने इस पर अपनी कहानी लिखी है। और इसकी वापसी का सवाल, वो तो बहुत ही भावनात्मक और पेचीदा है। एक बार तो आपको पता है भारत सरकार के ही वकील ने कह दिया था कि ये तोहफे में दिया गया था। हाँ, उस पे काफी हंगामा हुआ था, बहुत बहस हुई थी। यहाँ एक रोचक पहलू ये है कि असलियत शायद कहीं ज्यादा जटिल है। महाराजा दिलीप सिंह, जिनसे ये लिया गया, वो उस वक्त महज एक बच्चा थे। क्या इसे वाकई तोहफा कहा जा सकता है जब हालात ऐसे हों? तो मतलब जो स्रोत हैं वो इस तोहफे वाली बात पर क्या कहते हैं? क्या ये दबाव का मामला था? बिल्कुल। कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स इसे संधि की एक शर्त बताते हैं, एक ऐसी शर्त जो हारी हुई सिख सल्तनत पर थोपी गई थी। दिलीप सिंह के पास, आप सोचिए, एक बच्चे के पास इनकार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये तो वैसा हुआ जैसे कोई बंदूक दिखा कर कहे ये बटुआ मुझे तोहफे में दे दो। हाँ, कुछ वैसा ही। और दावेदार सिर्फ भारत नहीं है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो भी अपना बताते हैं। सही। और ब्रिटिश म्यूजियम को हमेशा ये डर रहता है कि अगर एक चीज लौटाई तो सब मांगने लगेंगे। हाँ, कई म्यूजियम खाली ना हो जाए। और उनका कानून भी, वो कहते हैं कि 1947 से पहले की चीजों की वापसी मुश्किल है। कानूनी पेचीदगियां तो हैं, लेकिन जब तक ये हीरा लंदन टावर में शाही ताज का हिस्सा है, ये कॉलोनियलिज्म की लूट और उस दौर के अन्याय की एक चुभती हुई याद दिलाता रहेगा। शायद इसका वहीं होना ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, शायद यही सबसे बड़ा सबूत है कि इसे लौटाया जाना चाहिए। एक पत्थर और इतने सवाल। लेकिन देखिए, उपनिवेशवाद से लड़ने का एक तरीका ऐसा भी था जिसने दुनिया को चौंका दिया था। गांधी जी का अहिंसक प्रतिरोध, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, गांधी जी। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसी रास्ते पर चलकर रंगभेद के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई जीती। बिल्कुल। उन्होंने कहा था, नफरत का जवाब नफरत नहीं, सोल फोर्स है, आत्मबल। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या अहिंसा हर तरह के जुल्म के सामने कारगर है? ये बड़ा सवाल है। गांधी जी का विश्वास था कि निर्दोष का स्वैच्छिक बलिदान जालिम के दिल को बदल सकता है, पर क्या हिटलर जैसा तानाशाह इससे पिघलता? मुश्किल लगता है। गांधी जी ने अंग्रेजों को नैतिक तौर पर असहज जरूर किया, मॉरली अनकंफर्टेबल किया। हाँ, वो तो है। पर भारत की आजादी की असली वजह शायद दूसरा विश्व युद्ध था, और उसके बाद जो सैनिकों और खासकर नौसेना की बगावत हुई, हाँ, नेवल म्यूटिनी, उसने अंग्रेजों को जता दिया कि अब भारत पर कब्जा बनाए रखना मुमकिन नहीं है। तो मतलब कई फैक्टर्स थे। बिल्कुल। आज की दुनिया तो और भी पेचीदा है। जहां सही गलत की लकीरें अक्सर धुंधली होती हैं, वहां गांधी जी के तरीके कितने रेलेवेंट हैं, ये सोचना जरूरी है। उनके अपने देश में भी देखिए, सांप्रदायिक तनाव है, जातिवाद जैसी गहरी समस्याएं आज भी मौजूद है। फिर भी उनका जो नैतिक बल था, सिद्धांतों पर टिके रहने का जज्बा, वो आज भी प्रेरणा तो देता ही है। हाँ, प्रेरणादायक तो है ही। अच्छा, उपनिवेशवाद तो चला गया, पर अपने पीछे कई नासूर छोड़ गया। बिल्कुल। इन बटी और लाखों दिल हमेशा के लिए बट गए। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई देशों की सीमाएं, उनके बॉर्डर्स, वो तो यूरोप में बैठकर नक्शों पर लकीरें खींचकर तय कर दिए गए थे, मनमाने ढंग से। हाँ, सोचिए अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में साइक्स पिको समझौता, कैसे समुदायों को बांटा या मिलाया गया जिनकी शायद आपस में बनती ही नहीं थी। रवांडा में देखिए, हुतू तुत्सी का विभाजन बेल्जियम ने किया, उसके कितने भयानक नतीजे दुनिया ने देखे। हाँ, वो नरसंहार। और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति, फूट डालो और राज करो नीति, उसका असर तो हम आज तक महसूस करते हैं। सही बात है। अफ्रीका के कई देशों में तो आज भी एक सच्ची राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी बनाना
इसलिए मुश्किल है क्योंकि अलग अलग पहचान वाले समूहों को बस एक नक्शे में एक देश में बांध दिया गया था। बिल्कुल। और जब इन देशों में विकास भी एक जैसा ना हो, मतलब अनइवन डेवलपमेंट हो, शासन कमजोर हो, वीक गवर्नेंस हो, गरीबी हो, तो यही पुरानी दरारें फिर संघर्ष का रूप ले लेती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कल जो उपनिवेशवाद के बीज बोए गए थे, हाँ, आज अशांति और अव्यवस्था की फसल दे रहे हैं। सोचिए, नक्शे पर खींची गई वो चंद लकीरें, उनका असर आज भी कितनी जिंदगियों पर पड़ रहा है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? यही कि इतिहास, खासकर उपनिवेशवाद का दौर, कोई बंद किताब नहीं है। ये हमारी आज की राजनीति में, समाज में, हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों में जिंदा है। हाँ, अगर इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सोर्सेज हमें याद दिलाते हैं कि आज दुनिया की कई बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो देशों के बीच सीमा विवाद हो, समाज के अंदर का बंटवारा हो या आर्थिक गैर बराबरी। उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास के इसी दौर में हैं। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, क्या हम भविष्य की तरफ देखते हुए अतीत की इन लंबी परछाइयों से कभी पूरी तरह आजाद हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। या इतिहास अनजाने में खुद को दोहराता रहेगा जब तक हम उसके सबक ठीक से सीख नहीं लेते? नमस्ते। एक एरा ऑफ डार्कनेस की हमारी हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको शशि थरूर जी की यह ऐतिहासिक प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ऑडियो बुक आप कौन सी सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।